ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ थॉट बिहाइंड थिंग्स। जैसा कि आपको पता है, हमारी आजकल एंडेवर पाकिस्तान के साथ सीरीज चल रही है, वे ट्राइंग टू आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लोर पाकिस्तान टॉप 50 मोस्ट एक्साइटिंग स्टार्टअप स्लैश बिजनेसेस। उसके अंदर जाहिर है हमने बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ कवर कर ली हुई हैं, बहुत सारी हमने स्टार्टअप्स को भी देखा है। लेकिन जहाँ पर हम स्टार्टअप्स को देख ही रहे हैं, वहाँ पर बिजनेसेस भी बहुत सारे पाकिस्तान में ऐसे हैं जो कि बड़े रिसेंट हैं। उस तरह से लेगेसी बिजनेसेस नहीं हैं, कोई 50-60 साल पुराने नहीं हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को जैसे हम देखते हैं, बहुत सारी और इस तरह की इंडस्ट्रीज़ हैं। ऐसी इंडस्ट्री जो 10, 12, 15, 20 साल पहले एसेंशियली एक स्टार्टअप फॉर्म में आई and then rapidly grew and has become sort of like a behemoth at this point in time. मीडिया इंडस्ट्री, जिसके ऊपर हर बंदे का कोई ना कोई ओपिनियन भी ज़रूर होता है, क्योंकि एज अ कंज्यूमर, इवन मैं अपनी इंडस्ट्री की बात करूँ ना, तो हमारा एक कर्स ये है कि क्योंकि हमारा कंज्यूमर जो है वो हमें देख रहा होता है, तो उनको लगता है कि वो कॉन्स्टेंटली हमें ओपिनियंस दे सकता है, क्या सही है क्या गलत है। मीडिया इंडस्ट्री का भी यही सूरत हाल है, जिसके लिए आई थॉट कि इट वुड बी बेटर टू एक्चुअली गो टू पीपल हु आर रनिंग दैट इंडस्ट्री एंड ट्राई टू सी कि उसमें क्या हो रहा है, क्या उसमें मसाइल हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, किस तरफ ये इंडस्ट्री जा रही है और पोटेंशियली आने वाले वक्त में किस तरह से इवॉल्व कर सकती है। आज हमारे साथ मौजूद हैं द CEO ऑफ, इफ़ नॉट द लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट मीडिया ग्रुप्स इन पाकिस्तान, जरजीत सेजा, द CEO ऑफ ARY Group. This episode of Thought Behind Things is presented in partnership with Endeavor Pakistan. So thank you so much for taking the time out and coming on the show. Thank you for inviting me, and it's ARY Network. ARY Network, sir. मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा कि बिफोर वी गेट इनटू द मीडिया साइड ऑफ थिंग्स एंड व्हाट्स बीन हैपनिंग, आई नो दैट you've been there for the last 20 years, really ARY. early stage से लेके till this point. But before we get into the media side of things, I want to understand you. पैदा कहाँ पर हुए, early life कहाँ पे गुजारी, and what were some of the themes growing up that you think have shaped you into the sort of person that you are today? Okay, I was born in Hyderabad, Pakistan, and I did my initial schooling in Quetta. My father was posted there. He was in the insurance industry, so he was there for good 25-30 years. And I did my schooling there, and then from when I got into university, so I moved on to Karachi and I started studying here. And somehow I was always a मीडिया फ्रीक, सो मुझे मज़ा आता था टीवी देखने का. आई यूज्ड टू वॉच एवरीथिंग, एवरी मूवी. अंदर से कुछ एक, वो कहते हैं ना, आपके अंदर एक कुछ जर्म्स थे जो आपको बाइट कर रहे थे. यू नेवर न्यू व्हाट यू दे वर. एंड व्हाइल आई वाज डूइंग माय बैचलर्स, आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू इंटर्न एट इंटरफ्लो. एंड 2 weeks down the road, I was offered a job there, and I took on that. I worked with Interflow for 1 year, and then I moved on to Orient. I worked there for a short stint, and then I moved to Avenue Group, Avenue Concepts and Avenue Entertainment. And that was the time when the evolution of media was happening. It was at that time that the entertainment industry was opening up. There were talks about channels there. NTM had already started. वो काफ़ी अच्छा चल रहा था. So I was just lucky. I was at the right place at the right time, and I got into the right department, that was media, and then it just happened. Makes sense. मुझे पहले ये बताइए, यूनिवर्सिटी जो आप गए, what was the program and what university was this? Yeah, I was a marketing grad. I did my from Greenwich University, that was affiliated with Southeastern University, Washington DC at that time. And I'm at heart, I'm a marketeer. मेरा सारा जो बेसिक है वो रिसर्च और मार्केटिंग स्किल्स के ऊपर बेस्ड है, एंड दैट्स हाउ आई ट्रीट कंटेंट एज वेल. तो दैट वाज मेरी एक यूएसपी यही थी कि आई स्टार्टेड माय करियर व्हेन आई स्टार्टेड पैकेजिंग कंटेंट इनटू प्रोडक्ट्स. सो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि वो ड्रामा है, मैंने उसको एक कंप्लीट पैकेजिंग करना शुरू कर दी, एंड दैट वाज यूनिक एट दैट टाइम, एंड इट वर्कड. Interesting. For those of you, again, बहुत सारे comparatively, I'm not saying you're old, but I'm saying comparatively younger बच्चे जो कि 20-22 साल के होंगे, they don't, I mean, I was born in 1990, right? So मुझे कुछ याद है the late 90s वाला टाइम, जिसमें हमारे पास वो PTV 2 और STN होता था.
एंड देन अर्ली 2000s के अंदर वो 2 नंबर केबल आना शुरू हुई थी जिसमें 10-12 चैनल्स आना शुरू हुए थे और डिश होती थी ऑल्टरनेटिवली. बट इफ आई वर टू आस्क यू जो द लैंडस्केप, आपने कहा मैं ग्रोइंग अप आई वुड वॉच मूवीज एंड कंज्यूम मीडिया, तो व्हाट वाज द लैंडस्केप एट द टाइम प्री प्राइवेट मीडिया कमिंग इन 80s 90s का? अच्छा, अब तो इट्स टोटली डिफरेंट. अगर हम देखें, अच्छा, आई डोंट कंसिडर माई सेल्फ एज ओल्ड एज वेल, बट इफ आई सी, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ थिंग्स. And it's like the technology has changed a lot. So I think early 90s के अंदर the evolution happened in India where the satellite television network, they started coming in. Star TV came in, Zee TV started operating, and one Sony came in there. So केबल आना शुरू हो गई थी. केबल नहीं थी तो सेटेलाइट चैनल्स थे. आप अपने घर में डिश टीवी लगाते थे, डिश एंटेनास लगे होते थे और उससे आप सारे चैनल देखते थे. एट दैट टाइम 20-25 चैनल तो आ ही जाते थे. कुछ ग्लोबल डिशेस भी आती थी जो ऑटो टर्न होती थी, रोटेट होके वो पूरी दुनिया से आपको सेटेलाइट दिखा देती थी. सो दैट वाज हैपनिंग. बट आई थिंक पाकिस्तान में जो इंटरटेनमेंट चैनल या सेटेलाइट चैनल्स आए, दे स्टार्टेड इन 2000. And that was basically with ARY starting its operation, and they started the operations in UK at that time. And उससे पहले पाकिस्तान में PTV था, PTV World था, and STN and NTM. So STN was the Shalimar Television Network and NTM was few hours of programming on that. So वो time था. But उस वक्त getting content was very difficult. जो अभी है वो एक्सेस ऑफ कंटेंट इज सो इजी. हर बंदे को हर चीज़ मिल जाती है. उस टाइम पे आपको VHS होती थी, आपको VHS पे रिकॉर्डिंग मिलती थी, फिर वो आते थे. डिश, जस्ट टू गेट वन चैनल टू अनदर, आपको पूरी डिश की डायरेक्शन चेंज करनी पड़ती थी बिकॉज सेटेलाइट, एक चैनल एक सेटेलाइट पर था. सो इट वॉज मच डिफिकल्ट थिंग टू डू. अब तो इट्स एक्सेस टू कंटेंट इज द इजीएस्ट थिंग इन द वर्ल्ड. मूवी देखनी है आपने तो 20 रुपए की जाके रेंट करनी है, एक दफ़ा देखनी है वापस कर देनी है. Exactly. या फिर आपको जो है ना बैठ के अखबार में टाइम देख के तो फिर पूरा अपना स्केड्यूल बनाना है ताकि आप वो देख सकते हैं. वो उसके ऊपर आपको जब लीनियर चैनल्स आते थे, स्टार्ट हुए, तो आप इमेजिन एक एवोल्यूशन ऑफ द म्यूजिक इंडस्ट्री इन पाकिस्तान. तो एक शो आता था म्यूजिक चैनल चार्ट्स, MCC कहते थे. आई डोंट नो इफ यू हैव हर्ड ऑफ इट. एंड वो हफ्ते में एक दिन आता था PTV के ऊपर, एंड दैट यूज्ड टू कम अराउंड 10-15 इन द नाइट. एंड वो पूरे हफ्ते में सिर्फ 2 गाने लॉन्च करता था और वो हमारे लिए पूरा एक म्यूजिक चैनल होता था. सो दैट वाज लाइक make or break होता था because anyone, if you'd go to school the next day, Yeah. everybody would have heard it, and so that's what everybody would be talking about. And it's very interesting कि the way that sort of हम टेक्नोलॉजी की काफ़ी बात करते हैं, हम मीडिया की जो कंटेंट की काफ़ी बात करते हैं, बट इवन जो डेमोक्रेटाइजेशन हुई है ना, उसकी वजह से एक पहले बड़ी होमोजेनिटी थी कि एक चीज़ आती थी रात के 9 बजे खबरनामा है, या अगर कोई पेप्सी का नया ऐड आया है, you would go to school the next day and that is what everybody would be singing and that is what everybody would be talking about. And content was like, the flow of content was very sort of एक फ्लो में चलता था. वो बनता था, जैसे ही वो एक चैनल पे आता था, 1-2-3 दिन में मैक्सिमम वो रिपीट होने के बाद वो सब लोगों ने देखा हुआ होता था एंड एवरीबडी वुड डिस्कस इट. आज तो इतने चैनल्स हैं, इतना सोर्सेज हैं कि आपको कोई पता ही नहीं है कौन क्या देख रहा है. देयर इज अ लॉट ऑफ diversity in terms of the content that you're consuming and then obviously the personality that you're building. वेरी ट्रू. एंड उस टाइम पे बिकॉज ऑप्शंस कम थी तो सबके पास वो व्यूइंग आ जाती थी. आप नेक्स्ट डे स्कूल जाते थे तो आपको पता है कि सब ये बात कर रहे होंगे तो आपने देखना होता था. बट आई बिलीव नो मैटर जितनी इस वक्त हमारे पास चॉइसेस आ गई हैं, अ गुड कंटेंट ऑलवेज गेट्स थ्रू. तो अगर आपका कोई अच्छा कंटेंट आता है तो 2-3 दिन में वो सबको पता चल जाता है एंड एवरीवन हैज सीन इट. अब वो समहाउ वो शेयरिंग, क्योंकि शेयरिंग बहुत हो गई. पहले शेयरिंग का ऑप्शन नहीं था, अब शेयरिंग का ऑप्शन आ गया है. सो पहले आपको एफर्ट करके वो अपॉइंटमेंट व्यूइंग करनी पड़ती थी. अब आपको अच्छी कंटेंट के लिए शेयरिंग का ऑप्शन आ गया एंड दैट सेव्स योर अपॉइंटमेंट व्यूइंग. सो इफ यू डू अ गुड पॉडकास्ट, आई एम बाउंड टू गेट टू सी सम ग्लिम्सेस ऑफ इट थ्रू समवन शेयरिंग इट. तो वो अब एफर्ट नहीं करनी पड़ती, पहले एफर्ट करनी पड़ती थी. मेक सेंस. ARY का मुझे बताएं, 2000 में आपने कहा ARY आया. You joined, I believe, in 2005. Yes, I did. Because I saw a LinkedIn post recently celebrating 20 years at ARY. Yes. But before that, tell me a bit about what, and I'm sure you've probably heard the stories being there for so long. What led to this idea? Because my understanding is this was a trading group, did not have like a background in media.
what was the thought process at the time जब ये एक बड़ी नई इंडस्ट्री थी, कोई इसके अंदर अभी पता नहीं था क्या होगा क्या नहीं होगा. We it was opening up, but Pakistan was also going through a very tough time. Sanctions लगे हुए थे, economics बहुत up and down थी. To be investing into something like this, what was going on at the time in the first sort of 2, 3, 4, 5 years as the channel sort of opened up? अच्छा, ओके. बेसिकली ये क्वेश्चन वैसे सबसे अच्छा सलमान इकबाल साहब, हमारे जो ओनर ऑफ द ग्रुप एयरवाई ग्रुप हैं, वो देते हैं. बट इफ़ आई लुक एट इट, अर्ली 2000 के अंदर पाकिस्तान वाज गोइंग थ्रू सर्टेन चेंजेस. एक गवर्नमेंट रिजीम चेंज आया था. एज अ पॉलिसी दे वांटेड टू ओपन अप मीडिया इन पाकिस्तान, एंड आई थिंक एट दैट टाइम वो जो पॉलिसीज इंट्रोड्यूस हुई उसने पाकिस्तान में ये रेवोल्यूशन ऑफ मीडिया लेके आ गए. एंड ऑल दीज चैनल स्टार्टेड ओपनिंग अप. पहले ARY आया, फिर उसके बाद दूसरे चैनल, गजनफर साहब ने एक चैनल लॉन्च किया इंडस TV के नाम से, एंड सो ऑन. तो बहुत सारे चैनल्स खुले. आई थिंक ARY लंदन में एक चैनल होता था, TPC, द पाकिस्तानी चैनल, एंड वो हाजी इकबाल साहब ने उस टाइम पे बाय आउट किया, and with no experience, and उसके बाद it was handed over to Salman Bhai, who is our group CEO, and he has been the leader of the television industry, I would say. तो he worked really hard, and for next 5-6 years उन्होंने पूरी टीम बिल्ड की, पूरा उसको किया with no, because he's a finance grad and finance major, तो उन्होंने उसको बिल्ड किया. and I think वो उस टाइम पे डिमांड थी, बिकॉज ऑलरेडी एक्सपोजर ऑफ इंडियन टेलीविजन वॉज अ लॉट इन पाकिस्तान, एंड हमारे पास एक्सपोजर जो भी आता है वो पहले इंडिया के थ्रू आता है. तो वो सारा रूट जो था हमारा वो इंडिया के थ्रू आ रहा था. तो वी वर रेडी फॉर इट. वी वर जस्ट एक्सपेरिमेंटिंग. कुछ चीज़ें थी जो बिकॉज ऑफ PTV स्टाइल के नॉर्म से हटना था, और उसके ऊपर थोड़ा रिस्क भी होता था, रिस्क टेकिंग होती थी कि वो आप कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, बिकॉज लॉट ऑफ थिंग्स वी एक्सेप्ट इन आर मार्केट के यार वो तो इंडिया से हो रही हैं, तो वो तो वी दैट्स नॉट अस, तो वो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, हम देख भी लेते हैं. बट जहाँ वही चीज़ पाकिस्तानी कोई करे तो हम कहते हैं जी वो ये कैसे हो गया. सो दैट वाज टफ टाइम. बट आई थिंक उस टाइम पे ARY प्लेड अ रियली क्रूशियल रोल इन इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोग्रामिंग फॉर्मेट्स, चीज़ें की. उस टाइम पे दे हैड कम अप विद सेफ स्टार गोल्ड क्विज, वो एक जिसमें रोज़ 1 किलो सोना मिलता था. अब तो आप इमेजिन करें 1 किलो सोना, तो इट्स लाइक अनइमेजिनेबल. What would that be worth? Crazy. Yeah. मुझे ये बताएं कि 2005 में, so you were at Interflow, and then you went to Orient Advertising, and then you went to this third company that Avenue. I am not aware of. So what does Avenue do? Avenue Group, basically Avenue Concepts was an advertising agency, and they had Cara Worldwide, the media buying house, and they had Avenue Entertainment. So that's where my first exposure with the entertainment world happened directly, because so pehle I was a media planner. I was a specialist in media planning, presentations, giving pitches and all that. So in Avenue, I got exposed to media marketing to start with, and Avenue Entertainment was buying time on PTV and used to sell content, airtime. तो ड्रामा किसी का होता था, एवरन्यू उसको स्लॉट खरीदता था, वो ड्रामा प्लेस करता था, उसके एयर टाइम सेल करके दे यूज टू मार्केट द प्रोडक्ट. सो आई हैपन टू बी जस्ट अगेन एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, एंड आई कैप्चर्ड द अपॉर्चुनिटी. उसमें सुल्ताना सिद्दीकी साहिबा जो हैं उनके ड्रामे होते थे, वो उसके अलावा तस्नीम शेख स्कॉटलैंड में होती हैं, उन्होंने ड्रामे बनाए थे. तो वहाँ से सो आई गॉट द एक्सपोजर टू बिल्ड ऑन देयर ड्रामास, उनके सीखा कैसे होता है, एंड मार्केटिंग की उसकी. एंड देन आई रियलाइज दैट दूसरों के ड्रामे नहीं करने चाहिए, अपना ड्रामा क्यों नहीं बनाते. एंड सजाद गुल, ही वाज वन ऑफ माय मेंटर्स एज वेल. तो आई वेंट टू हिम एंड सेड कि व्हाई यू, बिकॉज ही इज वन ऑफ द आई वुड से द ग्रेटेस्ट फिल्म प्रोड्यूसर्स ऑफ पाकिस्तान, and he had produced many films in Pakistan. So I said, if you have a background, you are one of the finest producers that I have known, so why don't you get into the TV production? He said, this is not my job. I'm like, you बहुत छोटा काम है, फिल्म बड़ा, वो बड़े पर्दे की फिल्म होती है, TV पे मज़ा नहीं आता. But I convinced him कि let's start doing it, and he agreed, and we then produced our first production, and that was my basic first production ever that I did, and it was a drama serial called Mehndi.
एंड I see. दैट ड्रामा आई एम श्योर आपको याद होगा विद द सॉन्ग आई मेहंदी की रात गोरी कदर सिंगार, जवाद अहमद का गाना Right. कोई शायद ऐसी शादी ना हो जिसपे वो बजता ना हो। तो वो गाना हमने उसका OST बनाया और उसको पैकेज किया और मेहंदी ड्रामा बिकेम अ सुपर डुपर हिट। And that's how I entered into the entertainment world, and it was like पहला ड्रामा सुपर हिट, एंड फिर उसके बाद चांदनी रातें, एंड फिर लाइन लग गई, एंड इट वाज लाइक वन आफ्टर अनदर। वो अपने प्रोजेक्ट हम करते गए, प्रोजेक्ट स्टार्ट होते रहे, एंड इन 2005 आई डिसाइडेड टू वेंचर आउट इनटू न्यू स्पेस, एंड दैट वाज वर्किंग फॉर अ चैनल। I see. एवेन्यू जो ये सारे ड्रामास आ रहे थे, ये एवेन्यू के थ्रू ही आ रहे थे, मतलब that was where you were working at on these dramas. यस, एंड दिस वाज कम्प्लीटली फ्रेश द आइडिया कि यार जो मार्केटिंग कंपनी है वही अब प्रोडक्शन में भी घुस गई है और वो बेसिकली एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड प्रोडक्ट मार्केट में लेकर जा रही है। इससे पहले इट वाज समवन एल्स डूइंग इट उस टाइम पे बेसिकली इट वाज अ ऑल न्यू कॉन्सेप्ट, एंड वो क्योंकि मार्केट जब इवॉल्व हो रही होती है तो 2000 में मार्केट इवॉल्व होना शुरू हो गई थी। चैनल भी आ रहे थे, इंडस भी लॉन्च हो गया था, ARY ऑलरेडी था, फिर जियो आया, हम टीवी भी आ रहा था। हम तो लेट आया था थोड़ा सा। हाँ। सुल्तान आपा ने उस वक्त बात की थी कि मैं ड्रामे बना लिया, मैं चाहती हूँ चैनल बनाऊँ, तो उन्होंने वो चैनल की तरफ गई। सो वो सब चीज़ें हो रही थी, एंड आई थिंक उनको भी अब 20 साल तो हो गए हैं आई थिंक। एंड एट दैट टाइम जब ये सब हो रहा था तो नोबडी न्यू व्हाट वाज हैपनिंग, इट वाज जस्ट वो सब करते जा रहे थे। तो पहले वो आज PTV ने स्लॉट दिए, तो ड्रामा जो प्रोड्यूसर्स बनाते थे वो PTV के ही लोग होते थे, और वो ड्रामा वहाँ से एनुअल लीव लेके उन्होंने लॉन्ग लीव्स ली हुई थी, और वो जाके डायरेक्ट करते थे और ड्रामे बना के वो प्राइवेट प्रोड्यूसर्स को देते थे। प्राइवेट प्रोड्यूसर्स मार्केटिंग कंपनीज के पास लाते थे जिनको स्लॉट्स मिलते थे, एंड वो एक साइकिल चल रहा था। उसको हमने ला के ब्रेक किया कि जी ठीक है, अगर जो लोग डायरेक्ट कर रहे हैं हम उनसे खुद बनवा लें, या हम लोग फिल्म के डायरेक्टर्स ले आएँ, जैसे जावेद फाजिल साहब थे, तो वी हायर्ड देम। जो फिल्म करते थे वो TV करना शुरू हो गया, एंड वहाँ से एक्सपोजर उनको भी मिला, हमें भी मिला, एंड देन वी स्टार्टेड पैकेजिंग दीज प्रोडक्ट्स सेपरेटली। बिकॉज पहले होता था कि जो प्रेजेंटेशन होती थी वो बहुत डल होती थी। सो हैविंग अ मार्केटिंग बैकग्राउंड, आई वॉज लकी कि मैं उस वक्त वो काम कर सका। मैंने कहा जी मैं OST बनाऊंगा। उस टाइम पे OST का कॉन्सेप्ट नहीं था, OST वीडियोस बनाऊंगा, एंड लॉट ऑफ पीपल वर लाइक व्हाई डू यू नीड OST वीडियोस। मैंने एक ड्रामा था कभी कभी प्यार में, फाखर का वीडियो बनाया, वो बहुत हिट हुआ, जिसमें हुमायूं थे, फाखर वीडियो के अंदर था, अदनान सिद्दीकी थे, मानूर बलोच, जिया अली। तो दैट वाज अ ह्यूज सक्सेस। गाना आज भी फाखर का वन ऑफ द गोल्डन आई वुड से क्लासिक्स में आता है। सो उस तरह की चीज़ें हम करते गए, और वो मार्केटिंग प्रोडक्ट करके वो प्रोडक्ट्स को बड़ा करते गए। सो पहले कॉन्सेप्ट नहीं था किसी भी ड्रामे को प्री मार्केट करना। ड्रामा आता था, लोग देखते थे, अगर हिट हो जाता था आस्ते आस्ते तो लोग कहते हैं हम पहले ही ला के उसको एक अच्छी प्रोडक्ट खड़ी कर देते थे, एक ब्रांड बना देते थे, एंड वो ब्रांड बिल्डिंग शुरू हो जाती थी। और ब्रांड देख के लोग आ जाते थे आपके पास कि जी एडवर्टाइजर के वी वांट टू एडवर्टाइज इन दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। अभी वो शुरू नहीं हुआ होता था, तो वो चेंज आना शुरू हुई, एंड देन मार्केटिंग ऑन एंटरटेनमेंट साइट काफ़ी पॉपुलर हो गई। फिर एवरीवन स्टार्टेड डूइंग इट, हर बंदे ने फिर वो पैकेजिंग उस तरह की करना शुरू कर दी, प्रोमोस अच्छे बनना शुरू हो गए, OSTs बनना शुरू हो गए। मेक सेंस। मुझे बताएं कि जो ये मेन स्ट्रीम मीडिया है ना, आई फील लाइक अ लॉट ऑफ पीपल डोंट रियलाइज इट कि even some of the biggest stars, some of the biggest anchors, for them it's a very recent experience to be that nationally acclaimed and nationally known, because 2000 से पहले सिर्फ PTV था, एक बड़े कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में बड़े कंट्रोल्ड स्पेसिफिक किस्म के लोग होते थे जो कि वहाँ पर एंकर्स होते थे। PTV के अपने जनरल लोग होते थे, ड्रामास वगैरह में ठीक है लोग थे जो कि आते थे, बट देयर वाज अ वेरी डिफरेंट कल्चर प्री 2000 मीडिया और मीडिया के जो मुंसलिक लोग थे। एंड देन पोस्ट 2000 जब प्राइवेट मीडिया आया एंड सुपरस्टार्स बिगैन टू इमर्ज, एंड देन ऑब्वियसली 2013 के बाद जब इंटरनेट आया तो दैट हैज जस्ट सॉर्ट ऑफ डबल्ड दैट डाउन एंड द वर्ल्ड हैज गॉन क्रेजी। But I'm curious, as you guys were doing this, growing up in a world of just PTV and STN, to moving to private media
being from Karachi but creating things that were being viewed all over the world, what was that feeling like? एक होता है ना, एक बंदा वो समझना, मैं ये चाह रहा हूँ कि एक आज का बच्चा जो है उसके लिए बड़ा नेचुरल है, उसको पता है एक दुनिया होती है, उसमें ये चैनल्स होते हैं, ऑनलाइन ये सीन होता है, हम ये करेंगे तो उसमें हम वायरल हो जाएंगे, तो हम फेमस हो जाएंगे। वो उस माइंड मैप की बेसिस के ऊपर घुस रहा होता है। लेकिन जब आप एक कंप्लीटली नई चीज़ बिल्ड करते हैं फ्रॉम स्क्रैच, तो उसमें इट वॉज वेरी फ्रेश, लाइक मीडिया वॉज फ्रेश, दीज ड्रामाज वर फ्रेश, the popularity and fame that a lot of these people were getting was very fresh. And so I'm trying to understand that evolution on a human level. Okay, what was that like? अच्छा देखिए, फ़र्क क्या है उस टाइम में और आज के एरा के अंदर। आज ना सबके पास एक रोड मैप है। हर बच्चा आ रहा है, वो एक रोड मैप के साथ आ रहा है कि जी मैं अगर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एंटर होऊंगा तो मैं ये करूंगा, मैं या तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन जाऊंगा, और आई विल बिकम अ टिकटॉकर, और आई विल स्टार्ट डूइंग पॉडकास्ट, या फिर मैं यूट्यूबर होऊंगा। तो ये तो फर्स्ट इजी स्टेप है, उसको लगता है कि ये सबसे आसान काम है। उसके बाद वो कहता है जी मैं नरेटिव अपना स्टार्ट करूंगा, मैं उस पर डायरेक्शन में जाऊंगा, मैं फिल्में बनाऊंगा, मैं इंडिपेंडेंट फिल्म बनाऊंगा। पहले ये सब नहीं था, तो हम लोग वी वर जस्ट गोइंग विद द फ्लो। जिस तरह पानी, आप उसको पानी को गिरा दो तो किस तरह फ्लो अपना करता है, तो हम अपना फ्लो ढूंढते हुए जा रहे थे, हमें नहीं पता था हमने कहाँ जाना है। बिकॉज आई रिमेंबर इन 1997 व्हेन आई एंटर्ड द इंडस्ट्री, उस टाइम पे ना रेटिंग्स थी, ना कोई वैल्यूएशन होती थी। हम कहते थे एक ज़माना आएगा जब चैनल्स या प्रोग्राम नहीं बिकेंगे, रेटिंग्स बिकेंगे। एंड क्लाइंट्स एंड पीपल यूज्ड टू टेल मी कि यार जी क्या बात कर रहे हो, दिस इज़ लाइक हाउ इज इट पॉसिबल, हाउ कैन विल यू मेजर कौन कितने लोग देख रहे हैं, मेजरमेंट होगी। उस टाइम पे हम सिर्फ, हमें भी थोड़ा बहुत ही आता था, हमने भी जो थोड़ा बहुत पढ़ा था उसमें हम कहते थे जी देखिए ये आने वाला है, दिस विल हैपन। और आज हर चीज़ आपके नंबर्स हैं, यू सेल योर ऑडियंस, आप एग्जैक्ट बताते हैं मैं कौन सा ऑडियंस कहाँ पे दे रहा हूँ आपको, कहाँ आप अपना बाय कर रहे हैं। पहले तो व्हाट वाज द क्राइटेरिया कि जी मैंने रात को देखा था और मेरी फैमिली देख रही थी, इसका मतलब ये ड्रामा अच्छा है तो ये ड्रामे में लगा दो, या ये प्रोग्राम अच्छा है। तो लुक एट हाउ थिंग्स आर चेंज। सो आज और आज से 20 साल पहले जो डिफरेंस था वो ये था कि आज सबके पास एक रोड मैप है, देयर आर सर्टेन स्टैंडर्ड सेट ऑलरेडी, बट 20-25 years back there was no standard. Did in terms of the vision, do you think that you had some sense of कि यार potentially किधर जा सकता है, probably from India, from international media, कि एक कोई और मैं इसको इस तरह से बोलूँगा कि मैं डिजिटल मीडिया में हूँ और 15 साल मुझे हो गए, और अब तो समवॉट फिर भी आपको थोड़ी सेंस मिल जाती है। पहले 10 साल जो थे ना, वो बस हम रैंडम ही थे, हम बस रैंडम एक्सप्लोर कर रहे थे, क्योंकि कोई बताने वाला नहीं था। मेन स्ट्रीम मीडिया बात नहीं करती थी, वो कहते थे ये बच्चे हैं पता नहीं क्या कर रहे हैं। और हमारी अपनी इंडस्ट्री में देर होता है ना, कोई बंदा एक दफ़ा सक्सेसफुल मॉडल निकाल देता है तो आप उसको एम्यूलेट कर सकते हो। बट वॉट वी हैड टू गो बाय वाज कि इंडिया में क्या हो रहा है और अमेरिका में क्या हो रहा है, और उसको हम देख दिखाई कह लेते कि अगर अमेरिका में ये हो रहा है और इंडिया उसको इस तरह लोकलाइज कर रहा है, तो शायद अगर हम ये करेंगे तो कुछ ना कुछ निकल ही आएगा। एंड दैट्स द डायरेक्शन दैट वी वुड फॉलो प्रीटी मच। अच्छा, आई थिंक दैट्स ऑलवेज द केस विद एवरी एरा, विद एवरी, बिकॉज जब हम आए थे एंड वी एंटर्ड, आई वाज 20-21 years old जब मैंने स्टार्ट किया काम करना। एंड उस टाइम पे आई वाज वेरी एनर्जेटिक, यूथफुल, एक्सपीरियंस ज़ीरो था, लेकिन काम करने का बहुत शौक था उस टाइम पे। वो भी है, लेकिन उस वक्त एनर्जी बड़ी डिफरेंट थी। उस टाइम पे वी हैड दिस कि हम चेंज करेंगे, and that's where the youth comes in. Whenever youth comes in, they want to challenge, they want to come and change things. वो आज भी हो रहा है। अच्छा, क्योंकि उनको चीज़ बनी बनाई मिल रही होती है ना, तो they are not happy with it. वो कहते हैं हम ये क्यों फॉलो करें, and that's where the disruption happens. हम जब आए हमने भी डिस्ट्रप्शन की, हम आज भी कर रहे हैं, बट हमारी डिस्ट्रप्शन जो आज हो रही है उससे ज़्यादा जो यूथ आ रहा है, like you told me earlier that 15 साल हो गए and you came in and you saw it, वो डिस्ट्रप्शन थी। एंड यू डिडंट नो कि आप 15 साल बाद बैठे आज यहाँ पे बैठे हो गए, नहीं बैठे हो गए, बट यू हैड अ विजन, यू थॉट कि कुछ है इसमें जो डेटा बता रहा था, जो चीज़ बता रही, तो पता चल रहा था। तो उस टाइम पे भी हमें पता चलता, आज भी बच्चों को पता चल रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत बढ़ गई हैं, अब चॉइसेस बहुत बढ़ गई हैं, इट्स बिकम मोर कंपेटिटिव। बिकॉज पहले अगर हम देखें, व्हेन आई जॉइंड ARY
the first event I hosted, or I not hosted, but I managed. It was a Organized 6 project, yeah. September concert that we were doing with which had 30 top singers from Pakistan. They came to our ARY's office and were there. और जब वो first live up हुआ, and I'm talking about 2005. So the countdown was given 3, 2, 1, and we are live. And I felt proud. I said, यार मैं 120 कंट्रीज में ये शो लेके जा रहा हूँ. I felt nice. ये यार वो जो मेरी प्राउड फीलिंग थी ना, आज वो एक 5 साल का बच्चा अपने फोन से लाइव चला जाता है और दुनिया भर में देख लिया जाता है. सो वो Right. लुक एट इट, मतलब Yeah, मी yeah. वर्किंग सो मच आफ्टर सो मेनी ईयर्स, मैंने वो फीलिंग ली थी. और आज 5 साल का बच्चा बगैर सोचे कुछ वो फीलिंग ले सकता है, बिकॉज his content, his idea is available for the world to see. So I think Right. ये जो फ्लो है वो डिस्ट्रप्शन हमेशा होती रहेगी. हर 10-15 साल बाद एक नई जनरेशन आती है जो कहती है अब मैंने इसको डिस्टर्ब करना है, बिकॉज दे डोंट वांट टू फॉलो द ट्रेंड, दे डोंट वांट टू, बिकॉज वो स्टैंडर्ड्स पे बिलीव नहीं करते. एंड दैट्स आई थिंक द ब्यूटी, बिकॉज अगर वो चेंज नहीं हो तो फिर हर चीज स्टैग्नेंट रह जाएगी. Makes sense. You were fairly young. How old were you when you joined ARY, and what was the role at the time? Yeah, I joined 2005, so it's like 28. I was 28 when I joined ARY. And what was the role? I was executive director at that time. I see. What Because I would- was मतलब chief उसमें- operating officer for Avenue, so I joined there as so I came fairly on the top management level at that time as well. But that's what I'm curious about. Okay? How does a 27, 28-year-old come about becoming a COO at Avenue? And then was it because of the fact? Because the context for that question is, it's a very interesting thing that you've mentioned कि youth जो है ना more often than not वो disruptive होती है. वो I don't know ADHD है क्या है, उनको existing status को पसंद नहीं आता, चाहे दुनिया का बेस्ट भी हो, वो कहते हैं यार कुछ नए तरीके से टेढ़े तरीके से करते हैं. प्रॉब्लम ये होती है फॉर अ कंट्री लाइक पाकिस्तान इज़ दैट मेजॉरिटी ऑफ द एरियाज़ के अंदर इनसिक्योरिटीज़ ऐसी होती हैं कि पीपल हु ऑलरेडी एग्जिस्ट दे टेंड टू बी जनरली, उन्होंने 20-25-30 साल लगाए थे ना, आज आप बैठ के कह रहे हैं कि यार आई एम 48 years old, आई हैव स्पेंड 2 decades इन दिस इंडस्ट्री, आई हैव वर्कड सुपर हार्ड टू बिल्ड माई स्पेस. अब एक कल का बच्चा आ रहा है, वो आके कह रहा है कि सर ये चीज़ नई ट्राई करते हैं. तो कहीं ना कहीं, नॉट सेइंग आपको होगा, बट कहीं ना कहीं एक इंसान के अंदर ईगो आ जाता है. एंड आई सी दैट अ लॉट इन पाकिस्तान वेयर यू डोंट, द रीज़न व्हाई वी टेंड नॉट टू चेंज सो रैपिडली इज़ बिकॉज एक सर्टन जनरेशन और एज के लोग बैठे हुए हैं एंड दे रिफ्यूज़ टू इवन एक्नॉलेज कि नए बच्चे आके नए आइडियाज़ लेकर आएंगे. Was it good mentors around you who gave you that opportunity and chance for you to grow so rapidly? Because I would have imagined कि for a 26, 27, 28-year-old to be at such high positions, left, right and center से आवाज़ें आ रही होंगी कि यार ये क्या चल रहा है, पर्ची है, ये इतने यंग बच्चे को बता दिया, इसका एक्सपीरियंस क्या है. And so how did that sort of happen? And did you go through that sort of ageism जो normally पाकिस्तान में होता है? अच्छा देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें. एक तो ये कि मैं फ्रॉम डे वन व्हेन आई एंटर्ड आई वाज वेरी गोल ओरिएंटेड. तो मैं अपना गोल सेट करता था ना, आई यूज्ड टू वर्क कि मैंने इस गोल को कैसे अचीव करना है. फॉर टुडे एनी यूथ इज कमिंग इन, कोई नया बच्चा आ रहा है, वो कह रहा है मैंने ये बनना है, तो पहले तो आपने अपना टारगेट सेट करना है कि मुझे ये बनना है. सो आई वेंट फॉर अ कॉन्फ्रेंस इन व्हेन आई वाज 23. I went to attend a media conference in Hong Kong, and there I attended a session where at that time this chief operating officer of Columbia TriStar was giving a presentation, and when he came on stage he said, I'm 31 years old, and that hit me. And I said, 31, I want to be chief operating officer for a company like this when I'm 31. So when I was 31 I was chief operating officer for ARY. Right. सो वो मेरा ऑब्जेक्टिव था. ठीक है, कोलंबिया ट्राइस्टार नहीं था, ARY इज इक्वली बिग इनफ फॉर मी कि वहां तक है, बट वो ऑब्जेक्टिव तो था ना, तो आई वाज वर्किंग टुवर्ड्स दैट. यू हैव टू, अच्छा अब वो दिमाग में बना लिया था, वो आप लिख लो अपने पास कहीं पे, बट यू हैव टू सेट योर गोल्स. एंड आई सेट माई गोल देन एंड देयर कि ये मुझे इस तरह का होना है कि मैं यहाँ आके खड़ा हूँ और मैं इस तरह की बात कर सकूँ.
सो वो टारगेट होना आपका, वो आपके लिए करना बहुत इंपॉर्टेंट था. मैंने वो जब किया तो मैं उसके फिर आई स्टार्टेड वर्किंग टुवर्ड्स इट, नॉट नोइंग कि क्या होगा, नॉट नोइंग कि वो आगे चैनल्स कब आएंगे, कैसे होंगे, कितने ग्रो करेंगे, बट टू लीड विद इट. सो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. हाँ, नया नया जब सीनियर मैनेजमेंट पोजीशन पे आए तो प्रॉब्लम होने लगी. हर कोई कहता था जी वो आप तो बड़े यंग हैं, तो समझ नहीं आती थी यार यंग मतलब इज इट अ गुड थिंग और बैड थिंग, बिकॉज काफ़ी सीनियर लोग आते थे और उनको हम जब चैलेंज करते थे इन टर्म चैलेंज इन पॉजिटिव सेंस के, बिकॉज हम सब ना सेफ जोन में आ जाते हैं. और जब आप अपने सेफ जोन में आ जाते हैं, आई वुड नॉट से कि व्हेन यू रेफर एज ईगो, आई थिंक ईगो नहीं है, इट्स अ सेफ जोन. एंड सेफ जोन को छोड़ना बड़ा मुश्किल काम होता है. एंड व्हेन यू गेट टू यूज्ड टू योर सेफ जोन, देन ईगो कम्स इन. सो इट्स ऑलवेज देयर कि आप सेफ जोन में रहते हुए उसको एक्सपैंड करते रहें. द बिगर योर सेफ जोन इज, द मोर कंफर्टेबल यू आर, द बेटर इट इज. बिकॉज आपका जितना सेफ जोन छोटा होगा उतना ही आप उसके साथ उसकी वैल्यू करना शुरू कर देंगे. फिर आप कहेंगे नहीं इससे तो निकलना नहीं है, क्योंकि ये निकल गया तो खत्म हो जाएगा. मेक सेंस. मुझे ये बताएं कि in the last 20 years, I mean, you joined as the executive director. My understanding is then you eventually evolved into the chief operating officer and eventually the chief executive officer. Over time, how has the industry, not the industry, we'll come to the industry later, how has the ARY network evolved? सबसे पहले जब आया था तो क्या न्यूज़ से स्टार्ट हुआ था, एंटरटेनमेंट से स्टार्ट हुआ था? दरमियान में मैंने मल्टीपल देखे, आई थिंक ARY म्यूजिक भी आया था at some point. At what point did you begin to expand into other areas as well? Overall footprint आज क्या है और वो कब आया? अच्छा, व्हेन आई जॉइंड ARY नेटवर्क बन चुका था एट दैट टाइम, बिकॉज जब स्टार्ट हुआ था तो वो स्टार्ट उसी मॉडल पे हुआ था जो PTV था, कि एक चैनल है और उस पर सारे सेगमेंट्स कवर होते हैं. सो इट यूज्ड टू हैव अ न्यूज़ सेगमेंट, इट यूज्ड टू हैव अ ड्रामा, इट यूज्ड टू हैव अ म्यूजिक सेगमेंट. जो PTV का स्टाइल था, PTV पे 4 बजे बिस्मिल्लाह होती थी, उसके बाद कार्टून लगता था 5 मिनट का, टॉम एंड जेरी. उसके बाद 5-5:30 बजे लोकल लैंग्वेज में न्यूज़ आती थी, सिंधी में, बलोची में, सारी ऑल रीजन लैंग्वेजेस में. और उसके बाद 7 बजे इंग्लिश न्यूज़ आती थी. एंड देन एक आधे घंटे का कॉमेडी ड्रामा आता था, कभी हफ्ते में 2 दफ़ा. उसके बाद तो सारे सेगमेंट्स हमारे पास एक स्केड्यूल होता था. वही चीज़ इम्प्लीमेंट हुई ऑन ऑल एंटरटेनमेंट, ऑल चैनल्स जो स्टार्ट हुए एट अर्ली 2000. एंड ARY वाज द सेम. ARY started, but ARY was the most dynamic group. They were the first ones जिन्होंने फौरन उसको convert किया into a network. So ARY Entertainment, ARY Digital became the entertainment channel. ARY News was launched. ARY Music was launched. Then after ARY Music, it was QTV. ARY QTV आया. उसके बाद आपके पास ARY Zoc, which was a food channel. Then they ARY brought in international channels like HBO, Nickelodeon, Nick आया. So बहुत सारे channel. FTV was launched. I think somewhere in 2008-9. So a lot of channels. ARY was the only one जो सबसे बड़ा नेटवर्क, इसीलिए हम ARY को कहते हैं कि सबसे ज़्यादा चैनल हमारे पास हैं. आज भी ARY म्यूजिक स्टिल देयर, दो अब म्यूजिक सारा ट्रांसफॉर्म हो गया इनटू डिजिटल मीडिया, बट ARY म्यूजिक स्टिल एग्जिस्ट. इंटरेस्टिंग. जो बाकी आए थे, QTV था, न्यूज़ तो ऑब्वियसली वी ऑल सीन. QTV still doing it. अब स्पोर्ट्स हमने वी लॉन्च्ड फ्यू इयर्स बैक. राइट, वो अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है. या स्पोर्ट्स तो 3 साल पहले लॉन्च हुआ है. राइट. और Zoc जो था, that was a food channel. Is that still there or is that फूड चैनल रोक दिया था बिकॉज वो सारा जो कंटेंट था वो ट्रांसफर हो गया इनटू डिजिटल. आई सी. ये जो, अगर मैं आपसे बिजनेस की बात करूं, राइट, एट द एंड ऑफ द डे मोस्ट पीपल डू नॉट रियली अंडरस्टैंड द बिजनेस ऑफ मीडिया. सो वो और मैं इस वजह से बिजनेस ऑफ मीडिया को वेरी अर्ली ऑन आई वांट टू टैकल दैट इज बिकॉज आई वांट पीपल टू अंडरस्टैंड कि व्हाट्स द इकोनॉमिक्स बिहाइंड इट, what's the incentive structure for all the different stakeholders that are there and participating in this. क्योंकि वो ड्राइंग रूम में बैठ के फ़लसफ़े की बात करना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये कि अगर हम कहते हैं ना कि देखो ज़रा बचपन में मीडिया इतना अच्छा था तो बाद में इतना डिफरेंट हो गया है, देयर इज़ एन इकोनॉमिक मॉडलिंग देयर. अगर वो गवर्नमेंट उसका, या तो गवर्नमेंट पैसे लगाएगी या प्राइवेट सेक्टर पैसे लगाएगा. आपने पैसे को फॉलो करना है, पैसा डिमांड एंड सप्लाई पे चलेगा, एंड वहाँ पर फिर जाहिर है कि कंज्यूमर पे वो चलेगा. So I'm curious, if you were to explain कि what is the economics and the business modeling of media overall, net के ऊपर, what does that look like? Okay,
basically when we say the business of media, we are talking about business of viewership. So what is our prime goal? Our prime goal is to achieve maximum viewership, relevant viewership, and उसके अंदर दो मॉडल होते हैं. एक होता है when people pay you to watch a certain content, or people pay you to reach a certain audience. So ये दो मॉडल हैं जो चलते हैं, चाहे वो लीनियर चैनल हो चाहे वो डिजिटल हो. दिस इज हाउ वी डू इट. सो एक बिजनेस है जो कि चलता है थ्रू एडवर्टाइजर्स, वेयर एडवर्टाइजर्स कम, they go to content creators and they say we want certain kind of audience, we'll pay you to reach to that audience. And then certain audience come to us and they say we want to watch certain kind of content, we'll pay you to produce that content so we can watch it. अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये दोनों मॉडल एग्जिस्ट, सिर्फ एक करता है, दूसरा मॉडल एग्जिस्ट नहीं करता. हमारे पास अबाउट दैट जो कंज्यूमर लेड पेमेंट है, माई अंडरस्टैंडिंग एटलीस्ट ग्रोइंग अप, आपका मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, बट माई अंडरस्टैंडिंग ग्रोइंग अप वाज के जो आपके ये केबल नेटवर्क्स हैं, ये लोग जो हैं पीछे से चैनल्स एक्वायर कर रहे हैं, चैनल्स एक्विजिशन के लिए सर्टन पैसे दे रहे हैं, वो पैसा कहीं ना कहीं ट्रिकल अप होता होता नेटवर्क के पास जा रहा है, राइट? वाज दैट मॉडल, डिड दैट मॉडल नॉट एग्जिस्ट? नॉट रियली. आई थिंक उसके लिए हमें एक पूरा, अगर हम उसकी हिस्ट्री में जाएंगे ना तो पूरा एक पॉडकास्ट सेशन अलग चाहिए होगा. बट जस्ट टू सम इट अप, आई विल टेल यू व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस. Cable operator, they came in and they were paying, and they were taking the channels to the consumer's house and they were charging a certain fee, but they were just charging money for taking the cable channels, and the channels were not getting money from them. Jabki on the other hand, channels had to pay carriage fee to cable operators to put channels on the certain numbers. So जब केबल के ऊपर बुकेज देखते हैं ना कि आपका एक चैनल नंबर 3 पे आ रहा है, एक चैनल नंबर 33 पे आ रहा है और एक 90 पे आ रहा है, तो वो किस तरह होता है, वो उसके लिए फिर आपको केबल ऑपरेटर्स को पे करना कैरेज फी. दैट्स अ ग्लोबल फिनोमेना, ये कोई यहाँ पे यूनिक नहीं है, हर जगह होता है. बट उसमें फर्क ये होता था कि वो एट द सेम टाइम द मनी दैट दे चार्ज फ्रॉम द कंज्यूमर वो आगे पास ऑन होती थी. इंडिया में भी होती है, ग्लोबली हर जगह होती थी, और वो फिर चैनल्स को डिवाइड होती है बेस्ड ऑन द विशेप, बेस्ड ऑन सर्टेन क्राइटेरियाज. पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली वो मॉडल कभी एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, और वो शायद हमने लॉ में नहीं किया एट दैट टाइम. हमारी जो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी वो इनकरेज नहीं करी थी, बिकॉज दे थॉट कि अगर हमने ज़्यादा ये इनको पावरफुल कर दिया, उनके पास ये स्ट्रीम भी आ गई, तो दे विल बिकम मोर पावरफुल एंड दे मे नॉट लिसन टू अस. तो एट दैट टाइम वो वर्कआउट नहीं किया. फिर वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हुई तो उसके अंदर फिर वो आना शुरू हुआ. बट आज भी पाकिस्तान में वो वाला मॉडल उस तरह एग्जिस्ट नहीं करता जिस तरह करना चाहिए. पाकिस्तान में डिश टीवी कभी नहीं आया. डायरेक्ट टू होम जो आपका होता है, ये छोटा सा एक डिश लग जाता था. इंडिया के अंदर वो बहुत चला, ग्लोबली हर जगह चला. तो वो होता था अपने घर में एक छोटा सा डिश टीवी लगा लें एंड यू गेट हंड्रेड्स ऑफ चैनल्स. पाकिस्तान में इंडियन चैनल्स बहुत बिक रहे थे, ये वाले डिश टीवी बहुत बिकते थे. टाटा स्काई का डिश टीवी था, जी का डिश टीवी था. एंड पाकिस्तान के अंदर तो आफ्टर बिफोर द क्रैकडाउन, आई थिंक विच स्टार्टेड टू हैपन इन 2017, पाकिस्तान वाज फ्लडेड विद डायरेक्ट टू होम डिश फ्रॉम इंडिया. वहाँ सारे चैनल दिखते थे, इवन पाकिस्तानी चैनल वो पायरेसी करके दिखा दे रहे थे. इंटरेस्टिंग. मुझे बताएं कि सो टाइंग टू दैट पर्टिकुलर थॉट, अगर आपकी इकोनॉमिक मॉडलिंग के अंदर कंज्यूमर से पैसा नहीं आ रहा था, पूरी दुनिया में जाहिर है वो मॉडल एक एग्जिस्ट करता था, गवर्नमेंट फंडिंग अगेन एड्स वगैरह की मद में तो हो सकती है, और हमने उसमें वो न्यूज़ सेगमेंट में देखा कि यार वो गवर्नमेंट फंडिंग थी और वो मॉडल्स आउट हो गए एट अ सर्टेन पॉइंट इन टाइम एज वेल. बट एंटरटेनमेंट, फूड, म्यूज़िक, ये तो सारा का सारा तो गवर्नमेंट के सर पे नहीं चढ़ सकता, राइट? So what was advertising पे चल रहा था, and do you think when do you think the industry began to be profitable? Okay, it's a very interesting thing. आप अगर पाकिस्तान का लैंडस्केप देखो और जितने चैनल देखो, we are around 100+ channels that the licenses that have been given by PAMRA to different channel operators. Majority of the channels in Pakistan are news channels. इंटरटेनमेंट चैनल बहुत कम है, और उसमें से भी कुछ तो अभी पिछले
आई वुड से 5 साल के अंदर आए हैं, उससे पहले तो वो थे ही नहीं। पाकिस्तान में मुश्किल से 7-8 एंटरटेनमेंट चैनल्स एग्जिस्ट करते हैं जो प्रॉपर एंटरटेनमेंट चैनल्स इनको मैं बोलूँगा। उसके अलावा तो न्यूज़ चैनल्स हैं, और वो न्यूज़ चैनल्स क्यों हैं? इफ वी गो इन हिस्ट्री, जब अर्ली 2000 के अंदर चैनल्स हुए और न्यूज़ चैनल्स आए, तो एवरीवन वाज स्केयर्ड कि क्या न्यूज़ चैनल चलेगा, विल पीपल वॉच इट। बट उस वक्त दुनिया भर में और पाकिस्तान में इतनी हैपनिंग्स हो रही थी कि फॉर पाकिस्तानीज न्यूज़ चैनल्स बिकेम एंटरटेनमेंट। तो उनको रोज शाम को आके बैठ के मजा आता था कि जब वो न्यूज़ अपडेट देखते थे, दुनिया में ये हो गया। फिर वो एक नया कॉन्सेप्ट आया ऑफ करंट अफेयर शोज, जिसके अंदर एंकर्स बैठे होते थे एंड डिबेट्स हो रही होती थी। तो दिस, एंड बिकॉज वी वर ओपनिंग अप, सो वी वर स्टार्टिंग डिबेट ऑन डिफरेंट इश्यूज। हम लोग क्वेश्चन करना शुरू हो गए। पॉलिटिशियंस फर्स्ट टाइम आपके सामने आके बैठते थे, जिसपे एक एंकर बैठ के उनसे सवाल करता था और टफ सवाल करता था। तो वो होना शुरू हुआ। थिंग्स स्टार्टेड टू हैपन। बट उससे क्या हुआ कि गवर्नमेंट की इन्फ्लुएंस भी शुरू हो गया, एंड लॉट ऑफ चैनल दे केम इन बिकॉज, not because of the business model that they were working for. They came in because either they wanted to protect their other businesses. तो उन्होंने कहा जी हम लोग बड़े अच्छे बिजनेसेस कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा हमें मसल चाहिए, पावर चाहिए। तो हमने कहा कि जी एक न्यूज़ चैनल खोल लेते हैं, सो दैट वी गेट आवर वॉइस, दैट वी कैन गो डायरेक्टली इनटू द पावर कॉरिडोर्स। सो वो उसकी वजह से बहुत सारे चैनल खुले, और अब वो डिपेंडेंट भी बहुत सारे होते हैं जो गवर्नमेंट एडवर्टाइजिंग पे होते हैं। हाँ, क्योंकि मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि बारिंग द टॉप 3-4 चैनल्स, न्यूज़ चैनल बिजनेस इज नॉट दैट प्रॉफिटेबल. There's not a lot of money to be made. Entertainment on the other hand, globally अगर आप देखें ना, तो कंसोलिडेशन हो चुकी है न्यूज़ में बहुत ज़्यादा, फॉर द वेरी सिंपल रीज़न कि इट्स अ वेरी टफ बिजनेस टू बी। और पाकिस्तान में मैं देखता हूँ यार 40-45 चैनल्स हैं न्यूज़ के, सारे नेशनल हैं। यानी कि चलो यार आप शहर पे फोकस कर लो, आपने थोड़ी टारगेटिंग कर ली, आपने उसकी बेसिस के ऊपर कोई एडवर्टाइजिंग मॉडल बना लिया, बट वो सारे नेशनल हैं, सारे के सारे सेम चीज़ दे रहे हैं, सारे के सारे सेम प्रोडक्ट दे रहे हैं, कितने लोग देख लेंगे? एंड सो फॉर मी एज अ कंज्यूमर इट जस्ट, और सेम न्यूज़, सबके पास सेम कंटेंट है, कोई डिफरेंट नहीं। एग्जैक्टली सेम कंटेंट, कोई डिफरेंट नहीं है। सो इट्स वेरी कंफ्यूजिंग। एंड आई डू एग्री टू योर पॉइंट कि उस टाइम पे ज़ाहिर है वॉर ऑन टेरर थी और वो सारा कुछ था, तो एंड ट्रांजिशंस हो रही थी, मीडिया वाज न्यू, तो न्यूज़ वाज द एंटरटेनमेंट ऑफ द टाइम। आप किसी घर में जाते थे तो वो शाम को आपको न्यूज़ ही खुली हुई होती थी और उसके ऊपर ही डिस्कशंस हो रही होती थी। बट इवन अगर गवर्नमेंट भी उनको सस्टेन कर रही है, आज 45 न्यूज़ चैनल्स अगर एग्जिस्ट करते हैं, डू यू थिंक देयर इज़ इनफ? क्योंकि हमने ये भी बड़ी दफ़ा सुना कि जी चैनल्स ने तनख्वाहें नहीं दे रहे, 10 मसाइल। अच्छा, वो हमेशा न्यूज़ का ही होता है, कभी आपको एंटरटेनमेंट साइड से ये प्रॉब्लम नहीं मिली, बट न्यूज़ के ये वाले मसले रहे हैं इन टर्म्स ऑफ बिजनेस मॉडलिंग, इन टर्म्स ऑफ सस्टेनेंस एंड सस्टेनेबिलिटी। डू यू थिंक द गवर्नमेंट कैन continue to sustain 45 channels, or do you think this industry has to be disrupted at some point? See, somewhere, it's the system is flawed, our model is flawed. So जो flawed system है उसके अंदर कब तक sustain कर सकते हैं, you can't comment, but you need to understand कि आज भी अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग कर रही है which is in billions, they are not spending anything on entertainment channel. वहाँ पे कोई बिजनेस नहीं आता। सो ये कौन सी इंडस्ट्री जिसमें सारी व्यूअरशिप जो है वो उसका जो मेजर चंक है वो तो जाता है एंटरटेनमेंट को, बट एडवर्टाइजिंग सारी गवर्नमेंट की जाती है ऑन न्यूज़ चैनल्स। So the link is very clear that somewhere in between the business is used. It's broken. Yeah, so it's a different thing. So the model is screwed. It's not it's tilted towards news channels, but at the same time, it took us as an industry a decade or more than a decade to bring entertainment back on top, because एक तो दुनिया में हालात चल रहे थे फ्रॉम वॉर ऑन टेरर से लेके उसके बाद ग्लोबल रिसेशन, दिस दैट, एवरी डे वाज हैपनिंग। पाकिस्तान में बहुत कुछ हो रहा था, अब डेली मुल्क के हालात ऐसे थे, बॉम्ब ब्लास्ट, टेररिज्म, दिस दैट। तो उस वक्त एंटरटेनमेंट तो हम लोग खुद सोचते थे कि आज जुम्मे का दिन है, इतनी बड़ी इंसानिया हो गया, रात को क्या एंटरटेनमेंट प्रोग्रामिंग कर रहे हैं हम लोग। एंड इट्स इज लाइक फ्यू ईयर्स बैक आप पीछे जाएं तो बहुत प्रॉब्लम होती थी, तो हम हर दफ़ा प्रोग्रामिंग चेंज करते थे अपनी, बिकॉज आपके लोग यहाँ पे दे वर सफरिंग एंड वी कुडंट डू इट। सो अब स्लोली चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हुई हैं, तो अब वो एंटरटेनमेंट हैज टेकन ओवर। नाउ एंटरटेनमेंट का कंपैरिजन न्यूज़ से नहीं है। At what point do you think entertainment took over in terms of, जब आप कह सकते हैं कि दैट
began to overtake. And I mean, मुझे एग्जैक्ट टाइमलाइन नहीं याद आ रही, बट यूर राइट कि मैं अगर विजुअली भी देखूं, अपने दिमाग में भी सोचूं, तो एक ज़माने में तो ड्रामास की बात ही नहीं होती थी, एंटरटेनमेंट की बात ही नहीं होती थी, वो एक सेकंड टियर वो लगता था. और आज इट इज़ मच मोर सेक्सी टू पुट इट माइल्डली कि आप I term एंटरटेनमेंट it as इंडस्ट्री की cool. बात करें. Cool. I was trying to come up with a word. But actors and entertainment is much more, it's much bigger. What was the timeline जिस पे आपको लगता है कि लगता है कि आपके पास डेटा होगा कि जिसमें entertainment sort of took off and news sort of remained I would say stagnant? from 2015 the transition started to happen. Entertainment started coming because we knew it. हमें पता था कि ये entertainment has to take the lead. It will take the lead because that's how it's done globally. That's how what the see. हमने कोई नई बुक क्रिएट नहीं की थी, हमने कोई नया मॉडल क्रिएट नहीं किया था. हमने वही मॉडल है जो दुनिया भर में चल रहा है, हमारे पास भी वही है. कुछ चीजें हम कर रहे थे, कुछ चीजें नहीं कर रहे थे, बट मॉडल सेम है. सो अगर दुनिया भर में एंटरटेनमेंट ज्यादा व्यू की जाती है तो हाउ इज इट पॉसिबल कि पाकिस्तान में उल्टा है, लोग एंटरटेनमेंट नहीं देखना चाहते, उनको न्यूज ज्यादा पसंद है. बिल्कुल पसंद है, बट वो इवेंट बेस्ड थी, वो चीजें थी, उस वक्त हालात थे, एंड फिर फ्लो था. पाकिस्तान में टोटल 4 एंटरटेनमेंट चैनल से और 40 न्यूज चैनल से. सो ऑब्वियसली कोई रीजन था, तो लोग देख रहे थे, तो वो उसके एक मिल रहा था उनको, उन्होंने स्टार्ट किया. सो आई थिंक 2015 ऑनवर्ड्स द चेंज स्टार्टेड टू हैपन, एंड उसके अंदर our entertainment industry was also going through a lot of changes. हमारे पास कोई the school initially we had was a PTV team, जो PTV के producers थे, directors थे, उनको भी एक था. बाकी कोई ना स्कूल है हमारे पास पाकिस्तान के अंदर, ना कोई हमारे पास ट्रेन लोग हैं, तो सब ऑन जॉब ट्रेनिंग हो रही थी. और वो आस्ते आस्ते वी विल एक्सपेरिमेंटिंग, वी विल ट्राइंग टू लर्न, एंड आई थिंक पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट या स्पेसिफिकली पाकिस्तानी ड्रामा वो अपनी आइडेंटिफिकेशन ढूंढ रहा था. एंड वी वर लिटिल स्केयर्ड, वी वर लिटिल आई वुड से कि वी वर शाइंग अवे फ्रॉम इट टू कॉल के पाकिस्तानी कंटेंट देखता हूँ, इट्स नॉट. तो आई हैव सीन दैट कि लोग बात करते थे जी पाकिस्तानी पहले ड्रामे बहुत अच्छे होते थे, वो आपने देखा था पीटीवी का जमाना था, तनाइया ड्रामा था, अनकई ड्रामा था, कितना अच्छा था. वो 15 मिनट आपसे बात करेंगे, आपको बताएंगे, और थोड़ी देर बाद आप कहेंगे जी वो कल की एपिसोड देखी थी क्योंकि सास भी कभी बहू थी. एंड आई यूज्ड टू कंसिडर कि बात इन्होंने 15 मिनट से की और पाकिस्तानी कंटेंट के ऊपर देख क्या रहे हैं, एंड व्हाट आर दे वाचिंग. देन स्लोली इट टुक अस टाइम, हमने देखा कि जी फॉर्मेट समझाए कि भाई एक लॉन्ग सीरियल होता है, एक शॉर्ट सीरियल होता है, एक लॉन्ग फॉर्मेट होता है, सोप्स होते हैं. सो डोंट एक्सपेक्ट सोप्स जो 400 एपिसोड वाले सीरियल्स हैं, डोंट एक्सपेक्ट कि वो सेम लेवल होंगे जो एक 10 एपिसोड होगा. तो थोड़ा टाइम लगा उनको समझाने में, बट आई थिंक ऑडियंस को नाउ दे अंडरस्टैंड, दे नो मोर मीडिया सेवी, उनको पता है कि लॉन्ग सीरियल से क्या एक्सपेक्ट करना है, शॉर्ट सीरियल से क्या एक्सपेक्ट करना है. नो मेक सेंस. आई थिंक कुछ सर्टन फेजेस, जैसे आपने 2015 वाला बोला, उससे पहले 2008, देयर इज अ प्री 2008 का, ऑब्वियसली 2000 से पहले तो आपके पास पब्लिक मीडिया है, उसके बाद का प्राइवेट मीडिया आता है. तो 2000 से लेकर 2008 का एक फेज़ है, और 2008 से लेकर 2015 का एक फेज़ है, जो कि मैं उसको इस तरह डिवाइड करूँगा. जो 2000 से 2008 का फेज़ है ना, दैट वाज स्टिल इंटरेस्टिंग इन टर्म्स ऑफ द प्राइवेट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, बिकॉज उसके अंदर आपके पास CNBC भी है, उसके अंदर आपके बिजनेस शोज़ भी चल रहे हैं, उसके अंदर आपके रिलीजियस शोज़ भी जब आ रहे हैं तो वो बड़े सॉर्ट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग वाले हैं, और सारा कुछ है. और उसमें आई वुड आर्ग्यू कि उसमें बड़ा एक अर्ली अडॉप्टर था जो कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को कंज्यूम कर रहा था. जनरली आपको कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के बड़े घर थे, एक अपर मिडिल क्लास एंड अबव थी. मिडिल क्लास को थोड़ा थोड़ा एक्सेस होना शुरू हुआ था, लेकिन केबल नेटवर्क्स really were beginning to spread out after 2005, 6, 7, and वो 2008 में I don't know if it was the financial crisis or what, but I think वो जो इन्वेस्टमेंट थी वो एकदम से चोक हो गई, जो कि हो रही थी बहुत सारे नए नए आउटलेट्स में, मीडिया में, सारा कुछ. पाकिस्तान में भी जाहिर है कि पॉलिटिकली भी चेंजेस आई, इकोनॉमी भी सडनली एक सॉर्ट ऑफ उस पर चली गई, एंड ओवरऑल नेट के ऊपर ना कंज्यूमर आई फील लाइक बड़ा बदल गया. और जब कंज्यूमर बदल गया तो ऑब्वियसली द प्रोग्रामिंग हैड टू इवॉल्व एज वेल टू अपील टू द मैक्सिमम व्यूअरशिप. एंड जब आप, मेरा जो मसला आता है कि जब आप एडवर्टाइजिंग ड्रिवन मॉडल में होते हैं तो फिर आपका जो है ना वो लोवेस्ट कॉमन डिनोमिनेटर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पे आप जाते हैं, जिस पे आप कहते हैं, क्योंकि
होता ये है कि अगर आपको मैक्सिमम नंबर चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ हेड्स चाहिए, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ हेड्स जो है ना वो आपके लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर में मिलेंगे। वो आपको जितना ज़्यादा इंसान पढ़ा लिखा होता है वो उतने ज़्यादा पिरामिड में हमेशा थोड़ी ऑडियंस होती है। लेकिन अगर मुझे सिर्फ प्योरली रॉ नंबर्स देखने हैं तो इट हैज़ टू बी सिंप्लीफाइड अ लॉट। एंड सो आई बिगैन टू सी कि 2008 के बाद का जो मीडिया है वो बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे जैसे बंदे के लिए ना वो अपील करना छोड़ दिया था उसने। द नैरेटिव्स, द कॉन्वर्जेशंस, द थॉट प्रोसेसेस बिकेम मच टू simplified and it grew rapidly after that. But like I said कि आपका जो अगर कोई डिटेल्ड बिजनेस की कॉन्वर्जेशन हो रही है, स्टॉक मार्केट का कोई शो है, बिजनेस चैनल तो बिल्कुल ही बंद होकर निकल गया। अगर रिलीजियस सेंटिमेंटलिटीज़ के ऊपर भी बात हो रही है तो पहले बड़ी डिफरेंट किस्म की डिबेट हो रही थी, अब बड़ी जेनेरिक किस्म की, ट्राइंग नॉट टू हार्ड टू बस ये डिस्कस कर लिया कि मैरी क्रिसमस पर बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, पॉपुलिस्ट सॉर्ट ऑफ चीज़ें जो कि बस मेन स्ट्रीम, जो कि आप 10 साल हो चुके हैं, आप डिस्कस करके आगे निकल चुके हैं, अब आप ज़्यादा बड़ी चीज़ें सोच रहे हैं, जो कि एक ज़माने में होता था मीडिया के ऊपर। बहुत सारे लोग ज़ाहिर है उसको यही कहते थे कि यार मीडिया जो है ना बस ऐसी फारग है, उनका तो काम है वो तो आपको तबाह करने के लिए। मैंने उसको हमेशा इस तरह देखा कि इट वॉज एक्चुअली अ शिफ्ट इन द कंज्यूमर एंड एट द एंड ऑफ द डे यू हैड टू सर्विस दैट कंज्यूमर। एंड आपने हमेशा एक एवोल्यूशन ऑफ अ सोसाइटी के अंदर बॉटम ऑफ द पिरामिड को जा करके आप पहले सर्विस करना शुरू करेंगे और उसको इवॉल्व अप करेंगे। एंड सो एटलीस्ट मेरी अंडरस्टैंडिंग ये थी, दिस वॉज वेरी अर्ली 2011-12 से मेरी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि ये इवेंचुअली इवॉल्व आउट करेगा, बट हमें अब कुछ अरसा गुजारना पड़ेगा जिसमें शायद ये हमारे लिए ना बना सके, बिकॉज एक बहुत बड़ी ऑडियंस। और ये सेम चीज़ ट्रेंड हमने देखा टिकटॉक के अंदर भी, कि जब टिकटॉक आया तो लोगों ने कहा यार ये क्रिंज है, ये है वो है। मैं उनको यही कह रहा था कि यार दिस इज़ द लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर, दिस इज़ द मैसेज एंड दे आर नॉट क्रिंज, you're just finally getting access to them for the first time, and eventually give them time, they will eventually evolve out of this as well and eventually get better. But what is your opinion? मैंने आपको कुछ अपने thesis दिए again as a consumer साइड से बैठ के, obviously they could be completely off. काफी लंबा हो गया, मैं आप याद इंडस्ट्री करने में की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या-क्या बातें थी। But generally, what would your comments be in terms of how it has evolved in these different phases? अच्छा, आई थिंक यू वेरी राइटली सेड कि जो आपने जिस तरह ब्रेक किया, तो 2000 to 2008 दैट वाज वन एरा, 2008 to 2015 I would say is the second, and 2015 to 2019 एक अलग था। 2019 से 2025 तक अब हम कंटिन्यू कर सकते हैं कि वो बिकॉज कोविड एंड पोस्ट कोविड क्या हुआ वो एक अलग दुनिया है। 2000 से 2008 का जो एरा था या जो टाइम पीरियड गुजरा, दैट वाज अ टाइम वेयर वी वर जस्ट ग्रोइंग and we were growing left, right and center because एकदम media opened up in Pakistan, everyone was flexing, उन्होंने कहा देखते हैं क्या हो सकता है। अच्छा, exposure आ चुका था हमारे पास, हमें पता था CNBC भी कोई चीज़ है, न्यूज़ चैनल्स होते हैं, स्पोर्ट्स चैनल्स होते हैं, so we were exposed to it, so everyone started running कि चलो मैं चैनल खोल लेता हूँ, मैं ये खोलता हूँ। बट जो पीछे मॉडल था वो फ्लॉड था, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक रेवेन्यू स्ट्रीम थी और वो थी एडवर्टाइजिंग मॉडल। आप उसको ऐड मिलेगा जिसको, अच्छा ऐड मॉडल मिलता है जब उसको अपना टारगेट ऑडियंस चाहिए होता है, वो ऐड नहीं लगाता। देखो कोई भी एडवर्टाइजर जो है ना वो अपने ऐड उस जगह लगाता है जिस जगह आपको व्यूअर्स, उसके रिस्पेक्टिव व्यूअर मिलते हैं। अगर आप अपनी प्रोडक्ट बेच रहे हैं मर्दों को और औरतों की व्यूअरशिप आ रही है तो उसका आप क्या करेंगे? सो वो सबने उस वक्त स्टार्ट किया एंड दे ऑल स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग बाय 2008 कि क्या गलती हुई, क्या गलती नहीं हुई, वेयर वी वेंट रॉन्ग, वेयर वी डिड नॉट गो राइट। और फिर 2008 से 2015 तक रिकंसोलिडेशन होना शुरू हुई। सो जो चीज़ें आपने शायद बड़ी एक्साइटमेंट में खोल दी थी वो आपने बंद करना शुरू कर दी। बिजनेस चैनल की रिक्वायरमेंट शायद नहीं थी हमारे मुल्क में, और अगर मुल्क में रिक्वायरमेंट थी तो उसका मॉडल डिफरेंट होना था, वो बिजनेस मॉडल नहीं बना, बिकॉज एवरीवन थॉट कि मुझे वही एडवर्टाइजर आके इसमें भी एडवर्टाइज करेगा। अब बच्चों का चैनल अगर खुला तो बच्चों का चैनल वही, उसमें ऐड कौन लगा रहा है? वो सिर्फ बच्चों की प्रोडक्ट वाले नहीं लगा रहे, बाकी सब भी लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि रेटिंग आ रही है। सो द क्राइटेरिया वॉज डिफरेंट। अच्छा, वेन यू से कि जी पीपल वर टॉकिंग अबाउट इट, हमारी कॉन्टेंट, व्हाट आई अंडरस्टूड कि आप कह रहे हैं कि 2008 के बाद हमारे कंटेंट के अंदर वो जो लेवल था वो गिरना शुरू हो गया बिकॉज ऑफ सर्टेन ऑडियंस। अच्छा, आई डोंट एग्री टू दैट थिंग कि आपने क्योंकि मासेस को एड्रेस करना था तो आपने अपने आप को बिल्कुल हल्का कर दिया है या उस लेवल पे ले आए।
I believe reaching to the masses and being liked by, when you say masses, masses have classes in them as well. So you don't remove classes and you say yaar hum SECD ko sirf target kar rahe hain. SECD is not masses. Masses is like mass, everyone is there. So any product which is hit in the mass, which is hit with everyone, that is one product which is far more difficult to make. Because मेरे लिए बड़ा आसान है अगर मैं आपको बोलूं कि आज आप एक कंटेंट बनाएं जो कि नीश और नीश टारगेटेड हो, और उस नीश को टारगेट करने के लिए, क्योंकि हमें पता है उसके ट्रेड्स पता है, हमें मालूम है पहले तो जी मर्दों को अगर मैं टारगेट करना है, सो कुछ चीजें डूज होंगी कुछ डोंट होंगी, तो डोंट तो पहले ही नहीं करेंगे ना. सो वी ऑलरेडी रिमूव दोज डोंट्स. बट वेन वी नो कि हमें टारगेट करना है जो मर्द हजरात भी देखें, जो औरतें भी देखें, जो बच्चे भी देखें, सो इट्स फार मोर डिफिकल्ट. सो कम मेकिंग दैट कॉन्टेंट. So I would say that the content was being developed. We were also evolving. We were also learning. तो learning curve था. और उसके अलावा था, there was an onslaught of lot of content from global arena. Digital platforms खुलना शुरू हो गया. So एक revolution आई, digital revolution आई, और उसने एकदम आपके पास बहुत सारा content दे दिया. फिर international channels आना शुरू हो गया मुल्क के अंदर. केबल के ऊपर पहले जो कैपेसिटी थी 15 से 20 चैनल की, वो अचानक से 100 पे चली गई. सो आज जो एक व्यूअर है जिसके पास सिर्फ एक्सेस 10 चैनल का था, अचानक से वो 80 चैनल देख रहा है. एंड नाउ ही इज कंपेयरिंग आवर कंटेंट टू दैट कंटेंट. लॉट ऑफ पीपल कम एंड से यार जी आप लोग गेम्स ऑफ थ्रोन नहीं बनाते. एंड आई जस्ट लाफ एट देम. ऐसे ले मैं बना सकता हूँ, किसने का नहीं बना सकता. बट उसको बनाने के लिए जो मुझे फंड चाहिए वो कहाँ से आएंगे, बिकॉज वो फ्री में नहीं बनता. आज भी पाकिस्तान का जो ड्रामा है हमारे रीजन का सबसे सस्ता ड्रामा बनता है. वो कैसे बनता है? इट्स बिकॉज आवर इंडस्ट्री इज वर्किंग वेरी हार्ड. दे हैव मास्टर्ड द आर्ट ऑफ मेकिंग पाकिस्तानी ड्रामास. बट व्हेन यू से कि वो चीज आगे, तो कहना बड़ा आसान है कि जी आप देखें कितनी स्टोरी है. आज हमारी बहुत अच्छी फ्रेंड है शमीना अबै चुनाई, शी इज गोइंग एंड डायरेक्टिंग इंटरनेशनल प्रोजेक्ट. अब वो पाकिस्तान में भी बना सकती है ना. अगर वो बाहर जाके बना रही तो पाकिस्तान में उसके लिए उसको बजट चाहिए. वो बजट कहाँ से आएगा? मेक सेंस मुझे. सो हमें वो अंडरस्टैंड करना है कि जी मॉडल, हम लोग कभी ये नहीं कह सकते कि हम लोग की क्वालिटी गिरी है. हमारी क्वालिटी इज कंसिस्टेंटली गेटिंग बेटर एंड बेटर. चाहे वो टर्म्स ऑफ कंटेंट हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, एवरीथिंग इज गेटिंग बेटर. आज हमारे मेजॉरिटी ऑफ द चैनल्स आर एचडी. ऑल आवर शूट्स आर इन एचडी. वी यूज एज गुड कैमरा एज एनीवन एल्स, बट इट्स टेकिंग टाइम बिकॉज हमारे रिसोर्सेज बहुत छोटे हैं. हमारा बहुत छोटी मार्केट है हमारी. टर्किश ड्रामा, एक ड्रामा लाखों डॉलर्स का बनता है एक एपिसोड. जितने की उनकी एक एपिसोड होती है, हमारे पूरे 5 सीरियल्स में बन जाते हैं. सो हाउ डू यू, व्हेन यू, इट्स इजी फॉर पीपल टू से कि आप टर्किश जैसा बनाएं. टर्किश कंटेंट बनाने की कॉस्ट देखी है आपने? इसमें आपने मल्टीपल चीज़ें की. आई वांट टू गेट इनटू ड्रामास एज वेल बिकॉज दैट्स बीन अ सोर पॉइंट अक्रॉस मल्टीपल डिफरेंट पीपल आई हैव स्पोकन टू. बट सबसे पहले जस्ट क्विकली जो एचडी की ट्रांजिशन है, आई नो दैट वो भी बड़ा लेट आई पाकिस्तान के अंदर. जनरली इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला था, क्या था दरमियान में, वो बड़ी दफ़ा आया कि यार वो आई डोंट नो व्हाट द वर्ड फॉर दैट यूज्ड टू बी कि जी वो डिजिटल बॉक्सेस आ जाएंगे. उसका एक पर्टिकुलर वर्ड होता था कि वो आया, वो यू नो लाइसेंसेस उसके बटे, सारा कुछ हुआ, बट दैट नेवर केम इन. फिर इट टुक अ वेरी लॉन्ग टाइम बिफोर अ लॉट ऑफ दीज सॉर्ट ऑफ इंटरनेट कंपनीज स्टार्टेड रिलीजिंग देयर एचडी बॉक्सेस. बट एचडी ट्रांजिशन भी बड़ा लेट हुई. एट व्हाट पॉइंट डिड चैनल्स इवेंचुअली एंड अप गोइंग कम्प्लीटली एचडी? और एट दिस पॉइंट इन टाइम जो पूरी इंडस्ट्री है वो पूरी एचडी पे चली गई है? अभी भी वही है कि 5, 8, 10 बड़े चैनल्स तो चल रहे हैं एचडी पे, बाकी नहीं चल रहे? एंड इन टर्म्स ऑफ कंज्यूमर, जो कंज्यूमर आज का पाकिस्तानी है वो अभी भी पुराना एचडी पे चल रहा है, या अब मेजरली लोग एचडी की तरफ आना शुरू हो गए? ओके, नाउ द जनरल परसेप्शन इज एग्जैक्टली व्हाट यू सेड कि बड़ा लेट आया, बट आई डोंट थिंक सो लेट आया. वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट what exactly was happening. दुनिया में एचडी आ गई, उसकी कॉस्ट थी. अच्छा, चैनल्स अगर अपने आप को एचडी कर लेते, वो दिखता कहाँ? बिकॉज हो ये रहा है कि देयर इज व्हेन यू सी इट एट होम, आपको एचडी देखने के लिए 2-3 चीज़ें चाहिए. पहली चीज़ तो आपके पास खुद एचडी टीवी होना चाहिए. तो अगर आपके पास एनालॉग टीवी अभी तक है, उस पर मैं एचडी ट्रांसमिशन लगाऊंगा तो वो आपको क्या इफेक्ट आएगा? नहीं. उसके बाद पीछे जो पूरा केबल नेटवर्क था,
उसको आपको HD कन्वर्ट करना था, एंड दैट वाज अ ह्यूज कॉस्ट. अच्छा, बिकॉज केबल वाला जो इस वक्त काम कर रहा है, उसको कॉस्ट डालने के लिए वो इन्वेस्टमेंट है. विल द कंज्यूमर पे फॉर इट? नो, दे विल नॉट. वो कह रहे हैं हमें तो उसी पैसे में वही पैसा वो दो जो ले रहा है, तो वो भी नहीं कर सकता था. अच्छा, अब होता ये था कि अगर ARY ने अपना चैनल HD कर लिया, वो ट्रांसमिट करता है सैटेलाइट को HD क्वालिटी, वो डाउनलोड होती है केबल के पास और वहां से वो SD पे चली जाती है. तो मैं आपको भेज रहा हूँ इतना बंडल ऑफ डेटा और आप उसको इतने से पे करके भेज रहे हैं, तो क्वालिटी तो ऑटोमेटिकली गिरनी है. तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ इन्वेस्टिंग सो मच व्हेन इवेंचुअली जो आप अपने SD TV के अंदर देखेंगे उसका क्या इम्पैक्ट आएगा? इम्पैक्ट नहीं आएगा, सो क्वालिटी नहीं होगी. सो दैट ट्रांजिशन वाज हैपनिंग. अब हम बोलें क्योंकि आपको क्वालिटी देखनी है, तो पहली चीज तो आप अगर अपने घर में HD TV लगाएं, आपके पास HD TV होगा तो ही आप अच्छी क्वालिटी देखेंगे ना. यू बाय 4K 8K, क्यों आप टीवीज खरीदते हो? बेटर क्वालिटी के लिए. सो पीछे से अगर मैं आपको बंडल भेज रहा हूं तो बंडल देखने के लिए आपके पास कैपेसिटी हो. सो वो सब ट्रांजिशन साथ हो रही थी. तो इट्स नॉट दैट कि चैनल्स वर नॉट डूइंग इट. चैनल के साथ बिजनेस मॉडल था, वो इन्वेस्टमेंट करनी थी, उसका कोई रिटर्न आना है ना. वॉट आर वी डूइंग? वी आर सेइंग एज अ चैनल, एज अ नेटवर्क, वी से वी विल गिव यू द प्रीमियम क्वालिटी, but in return what do we get out of it? You're not paying for it. Consumer was not willing to pay. Advertiser is saying doesn't matter to me, मुझे सिर्फ आप numbers दें, मुझे नहीं देना. So who's going to fund this transition, this technological change? Because obviously करना, तो वो टाइम ले रहा था. So delay बिल्कुल था, but delay इसलिए नहीं था कि we were not willing to do it, because it need to have some kind of a financial sense as well. नहीं आया, और इवेंचुअली आया कब था? लाइक व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द टाइमलाइन के I think एट व्हाट पॉइंट इट this happened in last 5-7 years. स्टार्ट हुआ और 5 साल के अंदर चेंजेस आई हैं. और अभी सारे चैनल्स HD हो चुके हैं. मेजॉरिटी तो जो मेन चैनल्स हैं वो तो हो चुके हैं. अच्छा देखिए, अब नया लोगों कोई के भी पास- चैनल लॉन्च होगा ना, वो ऑटोमेटिकली HD होगा, बिकॉज अब वो इक्विपमेंट मिलता technology. ही नया HD में मिलता है. मगर Makes वो sense. HD में जब केबल के थ्रू आता है तो वो लगा नॉन HD है. राइट. इस वक्त अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन के आपके पास नंबर्स हैं, पहले तो मुझे ये बताएं कि राइट नाउ कंज्यूमर्स जो हैं वो HD पे किस हद तक मूव हो चुके हैं. मुझे नहीं पता इस वक्त लोग स्टिल केबल यूज़ कर रहे हैं, नहीं कर रहे, या आप जो है, क्योंकि अब तो वो आपका आता है ना कि जी PTCL का इंटरनेट लगाएं, साथ आपको TV फ्री मिल जाता है, उस पर एक डब्बा लगा हुआ है, उसमें चलें ठीक है. आई थिंक HD के शायद वो एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं, बट कंज्यूमर्स जो घरों में बैठे हुए हैं, आर दे यूजिंग HD? आर दे स्टिल यूजिंग SD? एंड दूसरा मुझे ये बताएं कि जो आप लोगों के पास नंबर्स आ रहे होते हैं इन टर्म्स ऑफ रेटिंग्स एंड ऑल ऑफ दैट, तो जाहिर है एनालॉग के टाइम के ऊपर बड़ा फ़र्क था, उसके लिए वो डिवाइसेस वगैरह आई थिंक होती थी. टेक्निकली आजकल के टाइम में ये वाला डेटा बहुत ऑप्टिमाइज हो सकता है. मुझे याद है Nayatel मैं यूज़ करता था इस्लामाबाद के अंदर, तो वो उनके पास, क्योंकि वो उनके पास लाइव इंफॉर्मेशन आ रही है कि उनका डब्बा एट एनी गिवन टाइम किस चीज़ को चला रहा है, तो they don't need additional devices. The data can be much more optimized, and then they also have data on, theoretically they have data on कि एक average household में किस age group में लोग हैं, कौन हैं, क्या हैं, तो they can actually begin to optimize segments beyond just content, right? कि एक तो आपका generic है ना, inferred है डेटा कि यार न्यूज़ जो है वो एक 40-year-old मेल देख रहा होगा, तो entertainment जो है वो इस एज की ख़वातीन देख रही हैं. But you can actually begin to identify ऑन अ मोर ग्रैन्युलर लेवल कि यार ये घर एक्चुअली इस्लामाबाद में F7 में है, या ये रवात में है, या ये किधर है, उसकी वजह से सोशियो इकोनॉमिक क्लास पोटेंशियल क्या है, एंड एक्चुअल रियल टाइम डेटा. सो थोड़ा सा डेटा फ्लो का मुझे बताइएगा कि हाउ ऑप्टिमाइज्ड इज दैट डेटा इन टर्म्स ऑफ द कन्वेंशन नॉन डिजिटल जो आपका घरों में TV के थ्रू जा रहा है. ओके, जो पहला पार्ट था आपका कि हमने बात की कि HD अब कितना हो गया है. तो देखिए, जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, आज अगर कोई आदमी आता है और कहता है जी मैंने अपने घर के लिए TV लेना है, तो ऑटोमेटिकली उसका TV HD होगा. पहले आपके पास जो स्मार्ट स्क्रीन्स वाले टेलीविजन होते थे वो बहुत महंगे होते थे. अब ऑल ऑफ सडन दुनिया भर में टेक्नोलॉजी में चेंज आया है एंड द कॉस्ट हैज गॉन डाउन कंसिडरेबली. तो पहले वो जो TV 4 लाख 5 लाख का मिलता था, वो आपको 50,000 से लाख रुपए के अंदर मिल जाता है. So it's like 1/4 of the cost that you were paying earlier. So transition is happening, and it's happening very fast.
if we look at it, I don't think so there is any particular data available that can say कि transition कितनी हुई है, but I would say कि now it's majority of the people have now started to get वो. अब उसमें है कि जो cities हैं वहाँ majority के पास आपके पास आ गया होगा, HD TV लगा होगा या smart screens लगी होंगी, but when you go into smaller towns and cities वहाँ पे कम होगा. So, but it's expanding. It's moving forward. It's in a very high pace. It's But that's one part of the equation ना कि consumer के पास HD ready device आ गई है, उसके ऊपर जो नहीं वो distribution देखिए अभी transmission के लिए वो 100% नहीं आई है, अभी वो मेजोरिटी था. आई एम सेइंग 50% तक उसके पास आ गई है, बिकॉज उसको भी तो कॉस्ट चाहिए ना, बिकॉज वो एवरी जस्ट बिकॉज कि उसके पास आज नई टेक्नोलॉजी आ गई है तो वो टीवी खरीद लेने तो नहीं खरीदता, वो टीवी खरीदता है. बिकॉज यहाँ पे पाकिस्तान में वी हैव टू रिमेंबर कि उनके भी सोशो इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन में नो बडी गोस जस्ट टू बाय अ न्यू टीवी बिकॉज 4K से 8K आ गया है. बहुत कम लोग होते हैं जिनको वो क्वालिटी, वो दे आर हैप्पी विद व्हाट दे हैव. जब तक टीवी खराब नहीं होगा ना आप चेंज नहीं करते, मेजोरिटी नहीं करते, क्योंकि वो जो फ्रीक्स होते हैं मेरे टाइप के उनको होता है जी बड़े हमने क्वालिटी दिखनी है. बट रिमेनिंग जैसे यार चल तो रहा है, अब खराब होगा तो वो जाके पहले तो कोशिश करेंगे उसको सही करा लें. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हेन यू टॉक अबाउट कंट्री, तो कंट्री के अंदर ट्रांजिशन टेक्स लिटिल बिट ऑफ टाइम. हाँ पहले ये था कि हर घर में टीवी नहीं होता था, पहले हर घर में मल्टीपल टीवीज नहीं होते थे. अब वो कॉन्सेप्ट आ चुका है. पहले आपके घर में एक टीवी होता था और 5 कमरे होते थे, अब आपके कमरे में 5 टीवी हैं और 5 कमरे हैं, बल्कि 10 टीवी हैं क्योंकि आपके फोन में टीवी हैं. That makes sense. So let's assume कि 50% के पास HD ready TVs आ गए हैं. जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स हैं अभी भी मेजॉरिटी का केबल पे ही देख रही है अब या थोड़ा सा वो डिवाइसेस पे हम आना उससे शुरू आगे निकल गए हैं. बिकॉज अब जो इंटरनेट के थ्रू जो हम लोग स्ट्रीमिंग के प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, जो हमारी कंटेंट जो नीने चैनल्स भी स्ट्रीमिंग से जा रहे हैं, तो इट्स बिकमिंग ईजियर बिकॉज नाउ टीवी से हम निकल के हम स्क्रीन्स के ऊपर आ गए. सो पहले आपको टीवी चाहिए होता था, अब आपके पास स्क्रीन्स हैं. सो ट्रांजिशन हैज हैपेंड एंड टेक्नोलॉजी ने बहुत उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट किया है. सो उसकी वजह से आपको चल रहा है बिकॉज नाउ एवरी इंडिविजुअल हैज देयर ओन स्क्रीन, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, चाहे उसके पास वो गूगल टैबलेट हो या आईपैड हो या उसके पास फोन हो, तो वो चीज़ें भी अब स्क्रीन काउंट हो गई. बिकॉज पहले टीवी होता था, अब टीवी नहीं है, अब वो एक डिजिटल स्क्रीन है. उसका साइज क्या है वो डिपेंड करता है आपकी चॉइस पे. यू वांट टू वॉच इट ऑन 100-inch स्क्रीन और यू वांट टू वॉच इट ऑन 6-inch, ये आपकी मर्जी है. जो ये जो ट्रांजिशन आपने बोला ऑफ गोइंग फ्रॉम एनालॉग टू कम्प्लीटली डिजिटल, राइट, लाइक दरमियान में सेट टॉप बॉक्स के बजाय आप अब डायरेक्ट टू कंज्यूमर यूट्यूब के थ्रू आ गए. अच्छा, दिस इज़ फेयरली यूनिक टू पाकिस्तान वेयर न्यूज़ चैनल भी आपको, आप पाकिस्तान में बैठे हुए आप यूट्यूब पे जाते हैं, आप लिखते हैं जी जियो लाइव, आप ARY लाइव लिखते हैं, आपको न्यूज़ चैनल लाइव आ जाता है स्ट्रीम होता हुआ. एंड देन आपके ड्रामाज भी सारे के सारे यूट्यूब के ऊपर जा रहे हैं. अच्छा, ग्लोबली अगर मैं जाऊँ तो आपको वो बड़ा कंसोलिडेटेड किस्म का, एक बड़ा स्ट्रक्चर्ड किस्म का सिस्टम है जिसके अंदर आपके पास अगेन सेट टॉप बॉक्स टाइप का है, उसके ऊपर चैनल आ रहा है. या इवन टू द एक्सटेंट कि मैंने देखा कि जी सैमसंग का टीवी अगर आप डिफरेंट रीजन्स में लेते हैं तो उनके पास प्री एडेड ऐप्स आ रही हैं जो उनके बड़े लेट्स से MBC है या इस तरह है, तो वो पहले से ऐप आई हुई है, आपने उसके ऊपर क्लिक किया तो उसने खुद से पीछे से उसने वाईफाई कंट्रोल किया हुआ है. तो उसने जो यूट्यूब पे लेट्स से ARY न्यूज़ आ रहा है तो वो ARY की ऐप जो है वो TCL के टीवी पे है, आपने उस पर चैनल्स करने के बजाय ऐप खोली और वो स्ट्रीम स्टार्ट होगी. बिल्कुल. सो देव एक्चुअली गॉन इन अ स्लाइटली डिफरेंट वे. एंड उसमें अगर आपका डायरेक्ट ऐप नहीं है तो आपकी और लाइव टीवी की इतनी ऐप्स हैं कि जिसमें वो ऐप बिकेम द केबल डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ सॉर्ट्स, राइट, कि वो ऐप में घुस गए और अप डाउन करते करते आपके पास सारा आ गया. एंड वहाँ पर ये भी फिर उसमें हो गया था कि प्रोग्रामिंग जो है वो आपकी सारी की सारी अवेलेबल है, आपको टाइम लाइन्स नज़र आ रही हैं, इस टाइम पे ये होगा, इस टाइम देयर इज अ लॉट ऑफ अदर डेटा इन टर्म्स ऑफ एज अ प्रोडक्ट. द मीडिया चैनल्स वर मच मोर ऑप्टिमाइज्ड एंड वो ग्लोबली. पाकिस्तान में ऑन द अदर हैंड हमने ये वाली आर्ग्यूमेंट तो मैंने आपकी ले ली कि ओवरऑल एवोल्यूशन ही नहीं हुई और कंज्यूमर जो है उसके अंदर इतनी बाइंग पावर ही नहीं थी कि उसको हम सर्विस करने के लिए, जो आज 5G के साथ भी यही हो रहा है कि 5G का ख्वाब अच्छा है लेकिन 5G का मोबाइल कौन ख़रीदेगा, 5G का पे कौन करेगा, उसकी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न क्या होगा, वगैरह वगैरह. तो वाइल दैट इज़ ट्रू एंड आई एग्री विद दैट, द लीप फ्रॉग दैट हैपेंड ऑल्सो वाज अनऑप्टिमाइज्ड इन अ वे कि वो सारा यूट्यूब पे चला गया. सो जहाँ पर
फॉर एग्जाम्पल देवर बेटर पार्टनरशिप्स टू बी मेड फाइनली कि अब हम डिजिटल पे जा रहे हैं, तो जो पुराने मसले थे ऑफ पायरेसी, ऑफ केबल टीवी की हेजेमनी ऑफ दिस एंड दैट, उस पर हम डायरेक्टली जा करके, या इधर हम अपनी ऐप बना करके डायरेक्ट टू कंज्यूमर जा सकते थे, या अगर हम एक एक्सट्रीमली फ्रैगमेंटेड इंडस्ट्री, कंपेरेटिव इंडस्ट्री में हैं, तो हम स्ट्रीमिंग प्लेयर्स के थ्रू जाकर हम एक फॉर्मल चैनल के थ्रू जाके कर सकते थे, चाहे न्यूज़ हो चाहे ड्रामा हो. वी एक्चुअली एंडेड अप गोइंग टू यूट्यूब, जिसका मतलब ये है कि हमने अपनी पूरी इंडस्ट्री की 50% रेवेन्यू तो हमने सारा का सारा बाईपास करके हमने कहा यार ये लो गूगल, थैंक यू, ये आप लेकर जाओ, बाकी 50% मुझे मिलेगा, राइट. एंड सो द इकोनॉमिक्स बिकेम वर्स, आई वुड आर्ग्यू. येस, इट वुड हैव बिकम बेटर इन नेट फॉर्म के यार पहले टीवी का भी रेवेन्यू आ रहा है, यूट्यूब का भी रेवेन्यू आ रहा है, बट इन टर्म्स ऑफ द एक्चुअल पोटेंशियल आई वुड आर्ग्यू कि वो इट इज़ मच लेस देन व्हाट वी कुड हैव गॉटन. Run me through why YouTube became so powerful, because that is extremely unique to just Pakistan. You don't see that anywhere else in the world. Is that because हमारे यहाँ technologically हम वो advancement नहीं कर सके, वो streaming platforms नहीं आए जहाँ पर आपके पास choice होती है कि यार, क्योंकि as a business owner obviously you had to go somewhere. Run me through that decision making at the time कि okay, now we're deciding to go live on YouTube. Now we're deciding, कोई पहला ड्रामा होगा जो आप लोगों ने सोचा होगा कि यार YouTube पे हम डाल देते हैं, जिसके बाद से फिर then it became a thing. So what was that behind the scenes? What was happening there? अच्छा, बहुत सारी बातें आप अपने क्वेश्चन में कर जाते हो तो याद करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सी बात का जवाब देना है और कौन सी रहना है, क्योंकि पिछले सवाल में भी एक सवाल मिस हो गया रिसर्च के ऊपर, वो पूरा भी मिस दैट पॉइंट. इसके अंदर अगर हम बात करें, आई थिंक वी नीड टू अंडरस्टैंड कि नथिंग हैज़ बीन डन डेलिबरेटली, कि हमने चूज किया कि यार हम यूट्यूब के ऊपर जाएंगे और OTT प्लेटफॉर्म पे नहीं जाएंगे. कुछ चीज़ें होती हैं जो कि हम पे इन्फोर्स की जाती हैं, और कुछ चीज़ें होती हैं जो एज वी आर फ्लोइंग एंड वी मूविंग अहेड हम वो करते जाते हैं. टू स्टार्ट विथ, आप अगर देखो पाकिस्तान की मीडिया में एक चेंज या एक एलिमेंट जो मिस है, वो है कि कहीं पाकिस्तान में आज तक कोई फॉरेन एंटिटी मीडिया में एंटर नहीं हुई है. And that's a major difference between us and the rest of the world. अगर आप हमारे नेबरिंग कंट्री को देख लें तो वहाँ पे सोनी आया, स्टार आया, वहाँ पे डिज्नी आया. They all came in and they brought in a lot of their expertise. वो टेक्नोलॉजी लाए, वो डेटा लाए, and then they said कि now localize it. वो ग्लोबल प्रैक्टिसेस लेके आए, उन्होंने ग्लोबल कंटेंट दिया, उन्होंने कहा जी अडेप्ट करें, चीज़ें करें, एंड दे ग्रू. हमारे मुल्क में आपको कितने ग्लोबल इस तरह की एंटिटीज दिखाई देती हैं? नन. क्यों नहीं मिली? क्योंकि वो उनको अलाउ नहीं हुआ. सो जब अलाउ नहीं हुआ तो बहुत सारी चीजें हमें खुद करनी पड़ी, बिकॉज वी डिड नॉट हैव एक्सेस जो उनके पास था. सो जब आपके पास वो एक्सेस ही नहीं है, इफ यू आर टुडे आई गिव यू कि जी आप कोलैबोरेट कर लो विद CNN, तो जो एक्सपोजर आपका होगा CNN का, जो आपको डेटा मिलेगा, जो उनकी रिसर्चेस मिलेंगी, जो उनकी हिस्टोरिक उनके SOPs होंगे, यू विल बेनिफिट फ्रॉम इट. बट बिकॉज यू आर डूइंग इट योरसेल्फ, आपको टाइम लगेगा. सो हमें वो टाइम लग रहा है. यूट्यूब जिसकी हम इस वक्त बात करते हैं, आपको याद है या नहीं याद है, यूट्यूब वॉज बैंड इन पाकिस्तान फ्यू ईयर्स बैक. पाकिस्तान में यूट्यूब नहीं था, तो हम तो उससे भी बैंड थे. हमारे पास तो हमारा एक्सेस तो उधर भी नहीं था. अब वो खुला. देखें, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपके पास रिसोर्स अवेलेबल क्या है. अगर आप कहते हैं कि पाकिस्तान में प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल, पहले तो हमारे पास क्या स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स के लिए जगह थी? क्या वो इस तरह पेनिट्रेशन थी? नहीं थी. क्या पीपल, द कंज्यूमर्स आर पेइंग फॉर इट? बहुत कम. So when we got this opportunity that YouTube came into Pakistan and people started getting onto it and the phenomenon started to happen, वो global हुआ, but we also encashed on it. So सारे channels ने सबने जब अपना content वहाँ डालना शुरू किया, उससे उनको benefit हुआ. और जो money गई है वो आपको understand करना है, वो channels की वैसे ही थी, क्योंकि advertiser वही है. वो advertiser पहले पैसे डालता था सिर्फ लीनियर चैनल पे, अब वो कहता है मैं YouTube पे डाल देता हूँ. पैसा वहीं डल रहा है. We are eating from the same pie. The pie is not expanding. Pie is not changing. Because आज एक चैनल का कंटेंट 3 जगह अवेलेबल है, तो अपना जो एडवर्टाइजर है वो ये नहीं कहता मैं अपना बजट 3 गुना बढ़ा देता हूँ क्योंकि अब मुझे 3 जगह जाना है.
उसका बजट वही रहता है, वो क्या करता है उसको स्प्लिट कर देता है इनटू 3. सो व्हेन यू से दैट हमने वो नहीं किया, प्लेटफॉर्म्स आज अगर नेटफ्लिक्स को देखा जाए तो नेटफ्लिक्स के जो यूजर्स हैं पाकिस्तान में, दे आर अराउंड 750,000 पर मंथ, जिसमें से उसके जो प्रीमियम है 400,000 है. 4 लाख लोग इस वक्त पाकिस्तान में प्रीमियम पैकेज लेते हैं नेटफ्लिक्स का ऑफिशियल पैसे देके. बट इज दैट इनफ? इज दैट इनफ फॉर नेटफ्लिक्स टू कम इनटू पाकिस्तान? डू यू थिंक कि वो नेटफ्लिक्स कहेगा जी मैं 7 लाख की वजह से पाकिस्तान में आता हूँ और मिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट करता हूँ, एंड देन इज देयर द वर्किंग एनवायरनमेंट कंड्यूसिव फॉर देम? कोई भी कल उनका कंटेंट आएगा, वो उस पर क्या प्रॉब्लम हो जाएगी उनको? इट्स बेटर दैट दे स्टे आउट. सो एट द मीन टाइम हमने क्या किया? एज ARY we came out, we started showing our content to the world through YouTube, but we came out with our own platform. तो ARY's app was launched. ARY's app is being there. हाँ, बट उसके अंदर वही वाली बात है कि कितना फोकस है, बिकॉज वो पेनिट्रेशन करके चीज़ें करना है. वो 2017 से हमने लॉन्च किया हुआ है और अब भी उस पर काम हो रहा है, एंड वेरी सून यू विल बी उसके अंदर चीज़ें आएंगी जो डेवलपमेंट होता है. एवरी वन इज वर्किंग ऑन इट. नेट ARY इज द ओनली चैनल जिसका जो ना सिर्फ यूट्यूब चैनल, पाकिस्तान का सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल ARY का है, बट उनका अपना प्लेटफॉर्म भी है, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जो ग्लोबली अवेलेबल है. सो इफ यू डोंट वांट टू वॉच इट ऑन यूट्यूब, वॉच इट ऑन ARY प्लेटफॉर्म. सो अवेलेबिलिटी जो आर्ग्यूमेंट है ना, इसको मैं इस तरह से आपको कहता हूँ कि जो आर्ग्यूमेंट है, मेरी माइको के फाउंडर से बात हो रही थी अभी रिसेंटली, और उन्होंने बोला, आई थिंक ही इज हैड अ कॉन्वर्जेशन विद यू ऑन अनदर पॉडकास्ट एज वेल अबाउट द सेम. आई थिंक उनकी आर्ग्यूमेंट ये थी कि कंज्यूमर को आपको स्ट्रेटिजिकली अपग्रेड करना पड़ेगा, और अगर आप कंज्यूमर को चॉइस दे दोगे ना कि पे करके भी ले सकते हो, मुफ्त में भी ले सकते हो यूट्यूब पे, सो effectively if you give the consumer the laziest choice, they will always choose the laziest choice, right? And so and I do understand that competitive environment, I'm not trying to put the onus of responsibility on you, I'm trying to understand the onus of responsibility as an industry, that when you actually have all the content available on YouTube for free, what incentive does the consumer have to go and do 10 steps to download an app, create an account over there? अभी तो मैं ये भी बात नहीं कर रहा कि उस ऐप के ऊपर भी जा करके मैं पैसे दूं. इवन पाकिस्तान में तो ऐप्स भी डाउनलोड नहीं हो रही. पाकिस्तान में जो अभी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स बने हैं, वो भी आखिर में बेचारे जो हैं अपने आप को वेब ओनली पे भी उन्होंने कर दिया है कि यार आके फ्री में देख लो, क्लिक करो. दुनिया में ये कहीं नहीं होता. वहाँ पर आपके स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म होता है, आप ऐप तो कम से कम डाउनलोड करते हो, एक अकाउंट तो बनाते हो. फ्री और पेड तो एक अलग डिस्कशन है. बट वो चूँकि कंज्यूमर इतना लेजी हो चुका है कि उसको ये लगता है कि यार बस मेरा राइट है और मुझे हर चीज़ फ्री में मिलनी चाहिए. और ये एंटाइटलमेंट बाय द वे इज़ अक्रॉस द बोर्ड. लाइक ये एंटाइटलमेंट जो है वो सोशल मीडिया वालों पे भी है. यही एंटाइटलमेंट जो है वो मेन स्ट्रीम मीडिया वाली की है, जिसमें पीपल व्हाट कंज्यूमर्स डोंट अंडरस्टैंड इज़ द मॉडलिंग डज नॉट एग्जिस्ट. आपका सोशल मीडिया का अगर कोई इन्फ्लुएंसर है, कंटेंट क्रिएटर है, आज अगर मैं जाता हूँ और मैं जाके कोई स्पॉन्सर्ड कोई काम करता हूँ ना, मैं दुनिया में एक ऐड भी डाल देता हूँ तो नीचे कमेंट्स आते हैं बिक गया. अच्छा, मैं स्पॉन्सर हटा देता हूँ. मैं उस पर जाके कहता हूँ कि यार यू नो व्हाट, आप लोग इतनी पूरी दुनिया में ये मॉडलिंग है, या तो स्पॉन्सर लगेगा या लोग जाएंगे और जाकर बोलेंगे कि यार आप लोग मुझे सपोर्ट करें, हेयर्स अ बाय मी अ कॉफ़ी और पेट्रियन, और उसके ऊपर आप जाएँ और जाके मेरे पेट्रन्स बन जाएँ. तो नीचे आके लोग कहेंगे भीख मांग रहा है. तो बंदा कहता है भाई मैं किधर जाके सर मारूँ, क्योंकि मैंने पे करना है लोगों को. मैं खुद से आई एम नॉट 20 years old कि मैं मोबाइल लेके शोगल मेला लगा रहा हूँ. मेरी एक पूरी टीम है, मुझे बिजनेस चलाना है. हाउ डज वन डू दैट, राइट? बट अनफॉर्चुनेटली कंज्यूमर एंटाइटलमेंट इज सच. फिर वो उसके ऊपर फिर होता क्या है, लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर के ऊपर फिर लोग जाते हैं जाके फैमिली व्लॉगिंग करते हैं. मैं सॉरी, मैं आई कट यू ऑफ है. बेसिकली आपको क्या फर्क पड़ रहा है इसके अंदर? आप एक बात कर रहे हो कि पिछले 5 साल में और पिछले 25 साल में. So when these networks, these channels have been there for last 20-25 years and they've been surviving, it's much easier to come today and say कि जी ये नहीं कर रहे. मैं आज भी पूछता हूँ कि जितने भी OTT प्लेटफॉर्म्स हैं पाकिस्तान में, उन्होंने कितने ओरिजिनल्स आज तक बनाए हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तानी कंटेंट के अंदर की है? नेक्स्ट टू जीरो. देखें, बात करना तो बड़ा आसान है कि जी हमने वो कोशिश ही नहीं की, बट आप किसी भी
OTT प्लेटफॉर्म के एग्जेक्टिव से बात करो और पूछो कि जी आपने पाकिस्तान में कितने ड्रामे खुद बनाए हैं, आपने कितनी देखिए, इन्वेस्टमेंट की है। देखिए पहली चीज argument तो क्या ये है, इट्स प्लेटफॉर्म बन गया बिकॉज आपको एक प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी आ गई, आपने लॉन्च कर दिया। आपने कहा जी लाइव इवेंट उठा लें, क्रिकेट उठा लिया आपने, स्पोर्ट्स उठा लिया और उसको बेच दिया 4 दिन के लिए और डाउनलोड्स कर लिए। बट वो इजी वे आउट है, जिस दिन आपके पास कंटेंट है उस दिन वो आपका चलेगा, जिस दिन वो कंटेंट खत्म हुआ खत्म। आपको इन्वेस्टमेंट करनी है उसके अंदर, वो अभी तक किसी ने नहीं की है ना। दे आर जस्ट प्रिक्योरिंग, बाहर से कंटेंट उठा रहे हैं और वो लगा रहे हैं। आपका जो नेटफ्लिक्स या आपका अमेजॉन बना है वो अपने ओरिजिनल्स की वजह से बना है, एंड नन ऑफ दीज पीपल हैव एनी ओरिजिनल, और वो जो हैं वो भी नहीं, बिकॉज दे हैवंट इन्वेस्टेड इन इट। जो उनकी आर्ग्यूमेंट है ना वो बेसिकली है, इट्स नॉट अ वन वर्सेस द अदर। सो अ लॉट ऑफ द टाइम, एंड दिस इज माय एक्सपीरियंस एज वेल, द इंडस्ट्री गोज इन अ डिफेंसिव। सो आप OTT से बात करते हैं, वो कहते हैं कि यू नो व्हाट, हमारी गलती नहीं है, दूसरे की गलती है। आप दूसरे अच्छा से नहीं बात सॉरी, करते हैं, वो इट्स कहते हैं नॉट देखो इट्स हमारी नॉट नहीं। मैटर ऑफ गलती, आई बी हाँ इट्स अगेन मेकिंग दैट इन्वेस्टमेंट फॉर द नहीं, लॉन्ग आई रन। आई आई अंडरस्टैंड। द थिंग इज OTT वाला ये कहता है, वो कहता है यार देखो, मैं ARY, अगर आज मैं ARY से पूछूँ ना यार आपकी ऐप अच्छी क्यों नहीं है, तो वो भी गलती होगी, बिकॉज आपका वो काम नहीं है। आपका काम अच्छा बड़ा नहीं फर्क नहीं है, आपके नहीं, DNA के अंदर गलत, कंटेंट बनाना आपका हमारा DNA। काम है, ये भी हमारा काम है। अगर हम अपना प्लेटफॉर्म बना रहे हैं तो हमारी ऐप अच्छी होनी चाहिए। अगर हमारी ऐप है तो वो अच्छी होनी चाहिए। लेकिन आपसे एक्सपेक्टेशन नहीं रखी जा सकती ना। ये पूरी दुनिया में जो जो डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म्स रहे हैं या प्रोडक्शन हाउसेज रहे हैं, जनरली दे हैव नॉट बीन द मास्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजी इन टर्म्स ऑफ दी दी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स। मैं अगर एक स्टार्टअप OTT प्लेटफॉर्म से आके उनकी टेक्नोलॉजी, और मैं उसके ऊपर भी आर्ग्यू कर सकता हूँ, बाय द वे देयर आर लॉट ऑफ OTT प्लेटफॉर्म्स जिनकी टेक्नोलॉजी इतनी फारिग है, आप कहते हैं यार यू हैव वन जॉब, तुम Exactly. वही सही कर लो। एग्जैक्टली। हैविंग सेड दैट, मेरा मसला ये है कि इट्स सच अ इन अ लो ट्रस्ट सोसाइटी। मैं हर पॉडकास्ट पे ये बात करता हूँ, पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज ये है कि इट इज़ अ लो ट्रस्ट सोसाइटी। When you have to do interesting things, you have to collaborate. And when you have to solve interesting problems, you have to then work together. वो आपने कहा ना पाए इंक्रीज नहीं हो रहा, पाए इंक्रीज सिर्फ एक तरीके से हो सकता है, वो कोई इंडिविजुअल नहीं कर सकता, साफ सी बात है। इंडिविजुअल्स जब अपना सोचते हैं तो वो फिर एक दूसरे का पाए का पीस खाने की कोशिश करते हैं। जब वो साथ बैठ के काम करते हैं तब वो पाए बढ़ाते हैं। दैट्स द ओनली वे टू डू इट। नाउ व्हेन आई हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड एंड सॉल्व दिस प्रॉब्लम, मसला ये आ रहा है कि OTT कहता है इसे चिकन एंड एग। OTT कहता है कि द ओनली वे टू एक्चुअली इन्वेस्ट लॉन्ग टर्म इन समथिंग लाइक दिस इज़ दैट, ये आपका भी चिकन एंड एग है कि यार कंज्यूमर का अगर सब्सक्रिप्शन आएगा तो पैसा होगा, उस पैसे को आप एक ओरिजिनल में इन्वेस्ट करेंगे तो वो ओरिजिनल सक्सेसफुल होगा, तो उसके बाद 10 और लोग आएंगे और वो ऐसा ऐसा एक सॉर्ट ऑफ स्नोबॉल इफेक्ट आएगा। और ये हमने ग्लोबली भी यही देखा कि नेटफ्लिक्स स्टार्ट ओरिजिनल्स पे नहीं हुआ था, ओरिजिनल्स ने उसको बूम दे दिया, बट स्टार्ट हुआ था कि यार एग्जिस्टिंग जो कंटेंट था, कैटलॉग जो थी, वो एक्सक्लूसिवली अब कंफर्टेबली अवेलेबल है। अच्छा पाकिस्तान में मसला ये हुआ है कि कैटलॉग जो है वो सारी की सारी फ्री में अवेलेबल है। तो जो आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए ना, वो स्टार्टिंग पॉइंट में आप OTT प्लेटफॉर्म घुस ही नहीं सकता। आज क्या होता अगर YouTube ना होता, तो द बिगेस्ट थिंग वुड हैव बीन कि यार टीवी के ऊपर जो तुम्हारे फेवरेट ड्रामे हैं वो सारे के सारे अब एक OTT प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं। जिस दिन वो अवेलेबल हैं तो इट वाज लॉजिकल कि उस बंदे ने 500 रुपया दे के उस प्लेटफॉर्म को खोलना था। मुझे अगर हमसफ़र आज देखना है, मैं यूट्यूब पे नहीं जाऊँ, मैं जाकर किसी OTT प्लेटफॉर्म पे देखूँ। उसकी बेस अभी नेटफ्लिक्स है आज 7-7.5 लाख आपने बोला बंदा है ना, तो रफली उनका $2 मिलियन रेवेन्यू बनता है सालाना। अब $2 मिलियन इतना तो निकाल सकता है कि यार 2 या 4 ओरिजिनल्स तो निकाल दे पाकिस्तानी नंबर्स के ऊपर। नहीं निकालेगा Right? उसके बिजनेस सेंस नहीं वो तो होता। नहीं निकाल, उनके तो अपने मसले हैं ना। मैं ये अच्छा कह रहा हूं कि अगर मैं वही थोड़ा सा टू आपको इधर पहले आंसर कर दूंगा, हम एक और उस पर चले जाएंगे। टेंजेंट पे निकल जाएंगे। हाँ, देखें, क्वेश्चन इज नहीं कि किसका इशू है, किसकी ये इट्स वन वर्सेस अदर, ये वाली स्टोरी इस वक्त नहीं है, ये बात नहीं हो रही। बात ये हो रही है कि प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट बिजनेस आर वी इन। हम टेक्नोलॉजी के बिजनेस में नहीं है, वी आर इन अ बिजनेस ऑफ कंटेंट। चाहे OTT हो, चाहे वो लीनियर चैनल हो, चाहे वो कोई स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म। हाउ दैट कंटेंट इज डिलीवर्ड टू द ऑडियंस डजंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज कंटेंट डिलीवर होना चाहिए। अब वो थ्रू सैटेलाइट हो रहा है, वो थ्रू डायरेक्ट टू होम हो रहा है, वो थ्रू केबल हो रहा है, वो थ्रू एनी फॉर्म ऑफ मीडिया हो रहा है, आपका कंटेंट डिलीवर होना चाहिए। आपने बोला कि जी वो यूट्यूब पे फ्री मिल रहा है,
आप इन्वेस्ट कर रहे हो, मार्केट से खरीद लो कंटेंट, मत दो यूट्यूब को। द थिंग इज इन्वेस्टमेंट इज हैपनिंग ऑन द रॉन्ग साइड, बिकॉज आप कह रहे हो कि मैंने ओटीटी प्लेटफॉर्म बना दिया है, अब मुझे फ्री में कंटेंट दे दो और मैं कमाऊंगा तो आपको दूंगा। तो फ्री में कोई चीज नहीं मिलती। समवन हु इज इन्वेस्टिंग इन द कंटेंट इज आस्किंग फॉर रिटर्न, ही इज नॉट इन्वेस्टिंग इन योर कंपनी। यू से मेरी प्लेटफॉर्म बड़ा हो जाएगा, इट्स लाइक नेटफ्लिक्स आज हमें बोले कि अपनी लाइब्रेरी उठा के हमें दे दो और हम अगर कुछ कमाएंगे ना तो आपको दे देंगे, और 1 साल बाद हम निकल जाएंगे, आपको निकाल देंगे और हम बड़े हो जाएंगे। What happened with Disney? Why did Disney pull out its content from Netflix? It was available on Netflix ना? तो क्या चेंज आया? डिज्नी रियलाइज कि हमारे कंटेंट से एक प्लेटफॉर्म बड़ा हो रहा है, और वो बड़ा हो के एक दिन आएगा जब हमें आंख दिखाएगा और हमें कहेगा निकल जाओ। तो इससे बेहतर हम लोग इस पे जाते ही नहीं है। एंड दे केम आउट एंड दे मेड देयर डिज्नी प्लस, उन्होंने अपना ओटीटी बना दिया। इवेंचुअली द वॉर इज ऑफ द कंटेंट, द वॉर इज नॉट ऑफ द प्लेटफॉर्म। टेक्नोलॉजी विल कीप ऑन चेंजिंग। आज मैं और आप बैठे बात कर रहे हैं कि जी देयर इज अ प्लेटफॉर्म जो कि ओटीटी है, हो सकता है कल कोई एक नई चीज टेक्नोलॉजी आई होगी विच वी हैव नो आइडिया राइट नाउ। सो दो चीजें डिफरेंट हैं, एक है कंटेंट विच स्टेज द सेम, टेक्नोलॉजी चेंज होती रहेगी। हमारा ड्रामा पहले एक नॉर्मल एंटेना पे जाता था, सैटेलाइट वगैरह कुछ नहीं था, पीटीवी के एंटेना टू एंटेना ना आपस में बात करते थे और आपके घर तक सिग्नल आता था, वो लगे होते थे और आपको पता होता था कि यार जब तक मेरा सिग्नल, मैं जाके आई डोंट नो इफ यू वर बोर्न एट दैट टाइम, कि छत पे जाओ और एंटेना सही करो, लाना पड़ता था। हाँ, ठीक है। सो इफ यू रिमेंबर दैट टाइम, यू थिंक कि वो कंटेंट डिफरेंट था, वो कंटेंट उस वक्त भी यही था। सो द वॉर राइट नाउ और द डिबेट इज नॉट कि क्या है, these platforms are all about how they transmit, how they deliver the content to the consumer. अब वो चाहे व्हाट्सएप के थ्रू आपको डिलीवर हो रहा है, चाहे वो स्नैपचैट के थ्रू हो रहा है, चाहे वो व्हाट्सएप इंस्टाग्राम के थ्रू हो रहा है, कंटेंट इज कंटेंट एंड इवेंचुअली कंटेंट विल स्टे एम्परर। आपके पास अच्छा कंटेंट होगा, द ओनली कैच इज कि वो बिजनेस मॉडल जो है वो टेक्नोलॉजी पे नहीं चल सकता। तो जो आपने बात की कि शायद पीछे है, हम भी बना रहे हैं। अच्छा, जब वो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बन जाता है तो हमारी प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगी। अगर हम यूट्यूब पे नहीं जाते हैं तो हमें लोगों को पहले तो यूज टू कराना था ना कि यार आप टीवी सेट के स्क्रीन पे देखो। नाउ द मार्केट इज रेडी, दैट्स व्हाई दीज न्यू ओटीटी प्लेटफॉर्म्स मैनेज टू कम इन, बिकॉज उन्होंने देखा जी यूट्यूब पे सो मेनी मिलियन व्यूज आर देयर, बिलियंस ऑफ व्यूज पाकिस्तान से आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी इसका मतलब मार्केट है। देन दे सॉट इतने सब्सक्राइबर्स तो खाली एक एयरवाई के पेज पे हैं, इसका मतलब इतने सब्सक्राइबर्स आ सकते हैं। सो दे सेड वील मेक अ टेक्नोलॉजी, बट वो टेक्नोलॉजी तो बना लिया आपने, आप कंटेंट पे क्यों नहीं इन्वेस्ट किया किसी ने? सो कंटेंट पे जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो आई थिंक ये नहीं वर्कआउट करेगा। मुझे ये बताएं कि ठीक है, चले हम यहाँ तक पहुँच गए, हम कह रहे हैं कि यार कंज्यूमर तक पहुँचना है, ओटीटी बड़ा लेट आया है, कंज्यूमर डिमांड एग्जिस्ट नहीं करती। लेट्स टॉक अबाउट द सोल्यूशन देन। इस वक्त अब हमारे सामने प्रॉब्लम क्या है? हमने इस और हर कॉन्वर्जेशन मेरी जितनी अक्रॉस मल्टीपल स्टेक होल्डर्स हुई है उसमें भी यही मसला, यही कंक्लूजन निकला है। आज आपका भी यही कंक्लूजन है कि फ्रॉम द वेरी स्टार्ट हमारी मॉडलिंग में फ्लॉ है। हम एडवर्टाइजिंग कैन बी अ वे ऑफ मोनेटाइजेशन बट कैन नॉट बी द अल्टीमेट वे ऑफ मोनेटाइजेशन। आई थिंक इट हैज़ टू गो इन टैंडम एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, ग्लोबली भी हमने ये देखा, इवन सब्सक्राइबर पेमेंट ओनली इज ऑल्सो नॉट द मॉडल। अब तो नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, इन सब पे एडवर्टाइजमेंट्स चल रही हैं। 7 कंट्रीज में पाकिस्तान में अभी उस तरह से नहीं शुरू हुआ, बट बाहर तो नेटवर्क्स, पूरे एड नेटवर्क्स आ गए हैं, सारा कुछ आ गया। एंड वो यही है कि बेस लाइन एक वो आ गया है कि जी $7-8 आप नेटफ्लिक्स के दें, उसके देने के बावजूद उस वाले अकाउंट के ऊपर आपको एड्स मिलेंगे और फिर आपका प्रीमियम अलग है। तो बट एक सिंगुलर मॉडल पे आप उस तरह से नहीं चल सकते। अगर आप यूट्यूब पे आए हैं तो आप इफेक्टिवली एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू के लिए compete कर रहे हैं विद द लाइक्स ऑफ एनीवन, लाइक विद द लाइक्स ऑफ फॉर एग्जांपल मी और बहुत सारे और लोग। एंड देन सिमिलरली फॉर मी, आई एम स्टक एट द यूट्यूब ग्रोथ व्हेन आइडियली आई शुड बी एस्पायरिंग कि यार एट सम पॉइंट आई कैन गो टू एन OTT प्लेटफॉर्म और मेरे पास कोई बिजनेस मॉडलिंग बने ना कि यार मैं उस OTT पे डालूंगा तो उस OTT पे कम से कम मेरा महीने का एक्स अमाउंट तो बनता रहेगा और अगर मैं बहुत अच्छी प्रोडक्ट करूंगा तो वो बढ़ जाएगा।
जब तक वो चीज़ नहीं होती ना, तो हम एक बड़ी डामाडोल दरमियान में ही बैठे रहेंगे. सो वी हैव टू कम अप विद अ सॉल्यूशन एंड वी हैव अच्छा, टू. आई थिंक द सॉल्यूशन इज देयर. ये नहीं So है कि what's the solution? Okay, In I'll your tell you. mind, how do you step by step go to a point where we can begin to monetize our consumer and create an ecosystem जहाँ पर quality product का payout आ सकता है? That's what I'm trying to understand. Okay. So first we need to understand कि with all, I'm very positive in this manner कि things are going in the right direction. They are not going the way we want it to be, but the direction is right and it's slow, but we are reaching there. वो देखिए, स्पीड हुआ के क्या ऊपर है? आर्गुमेंट हो सकती है, हाँ, डायरेक्शन पे नहीं हो सकती. डायरेक्शन पे नहीं हो सकती. बिकॉज हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि हमारे मुल्क में चेंज आया है. चेंज क्या है कि पहले लोग देखते थे एक टीवी के ऊपर, अब स्क्रीन से आ गई है. जो जिस यूट्यूब को हम कह रहे हैं कि नेगेटिव है, मेरे ख्याल से वो बहुत पॉजिटिव है. बिकॉज व्हाट्स हैपनिंग इज कि आपकी हैबिट होना शुरू हो गई है. अपॉइंटमेंट भी खत्म हो रही है. आप कह रहे हैं मैं अपने डिस्पोजल पर देखूंगा, मैं रास्ते में हूँ, गाड़ी में हूँ, बाजार में हूँ, ऑफिस में हूँ, आई कैन वॉच कॉन्टेंट वेर एवर आई वॉन्ट. सो ये एक हैबिट पड़ गई. अच्छा, जब हैबिट होती है ना, तो फिर आप उसको एक, वो कहते हैं थोड़ा सा हल्का सा एडिक्शन देते हैं, फिर उसके बाद बढ़ाते जाते हैं, एंड देन यू गेट. सो एडिक्शन हैज हैपेंड. नाउ दे आर एडिक्टेड. पहले देयर कंजम्पशन वाज 30 minutes a day of content. Now the content is 5 hours a day that you're consuming. चाहे वो आप कंज्यूम यूजर जनरेटेड कंटेंट कर रहे हैं, चाहे आप वो ड्रामे देख रहे हैं, आप कंज्यूम कर रहे हैं. सो योर हैबिट इज देयर. सो पहले क्या था, पहले तो सिर्फ यूट्यूब भी नहीं अगर देते हम लोग, तो हम तो कभी ग्रो ही नहीं करते. अब वी हैव अ बेस, वी हैव अ हैबिट. नाउ when we come in and we say that content is being delivered to you and you have to pay for it, not everyone will pay, but slowly the progression will start. We are a nation जिसको रेनबो सेंटर की आदत लगी हुई है. जहां दुनिया में जो डॉलर्स में आप कंटेंट देखते थे वो आपको फ्री में मिलता था, और आप उस नेशन को बोल रहे हो कि अचानक से अब आप पे करो उसके लिए. तो नहीं करता हो, बट स्लोली स्लोली हैबिट बन रही है. बिकॉज उसको जब हम बोलेंगे कि जी आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है और इसके ऊपर देखने को मिलेगा, एड फ्री मिलेगा या विद एड मिलेगा, दे विल पे. बिकॉज अगेन इफ यू लुक एट 500,000 सब्सक्राइबर फॉर नेटफ्लिक्स के अलावा अमेजॉन के भी होंगे. सो अगर मिलियन सब्सक्राइबर भी हैं, तो दैट्स अ बेस दैट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड टू हैपन एंड इट्स ग्रोइंग. सो व्हेन वी से कि हमारे पास कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही, या जो यू सेड कि पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये नहीं, पाकिस्तान में चीज़ें बहुत सही जा रही हैं. आपको रियलाइज करना है कि पाकिस्तान का हमारा इकोनॉमिकली हमारी कंडीशन क्या है. एक आदमी जो इस वक्त खुद स्ट्रगल कर रहा है, इन्फ्लेशन का लेवल इतना है, उसको हम कह रहे हैं अब तुम एंटरटेनमेंट को भी पे करो. यार उसके पास तो एक ही चीज़ है जो फ्री है, वो एंटरटेनमेंट, वो भी टेलीविजन के थ्रू. ना हमारे पास पार्क्स हैं, ना हमारे पास स्टेडियम्स हैं, ना हमारे पास स्पोर्ट्स के लिए कोई फैसिलिटीज़ हैं. हम कहाँ जाएं? तो द ओनली थिंग दे हैव इज टीवी या कंटेंट जिसे हम कहते हैं, और फूड. पाकिस्तानियों के पास तो यही मिलता है ना, तो वो खाना खाते हैं या फिर वो एंजॉय करते हैं. सिनेमाज हमारे पास नहीं है. लोगों को दुनिया भर जाएं तो वहां पे वीकेंड पे जाएंगे, फिल्में देखेंगे. गोइंग टू अ सिनेमा, वॉचिंग अ मूवी इज अ हैबिट. वी डोंट हैव दैट हैबिट. सो द गुड थिंग इज हमारी हैबिट बन चुकी है. पीपल हैव माइग्रेटेड फ्रॉम अपॉइंटमेंट व्यूइंग टू डिजिटल व्यूइंग at their own convenience. People are now watching it. They are not ready to pay. Yes, that will take some time. But फिर content will come in. जिस दिन आप कहोगे कि मेरे पास बहुत अच्छा content है, because I'll give you example. जिस दिन हमने Airways ऐप पे मेरे पास तुमो की लास्ट एपिसोड लगाई थी, we came out with the idea that 1 घंटे पहले मेरे पास तुमो Airways ऐप पे लगेगा. उस दिन Airways ऐप क्रैश कर गई थी. Millions of viewers had downloaded that app and they said we want to see the last episode. So that's the power of content. So जिस दिन हम अच्छा content लाएंगे और उस प्लेटफॉर्म पे लगेगा, वो प्लेटफॉर्म अप हो जाएगा. और जब एक प्लेटफॉर्म पे रेगुलर कंटेंट चल रहा होगा जो अच्छा होगा, people will pay for it, but it will take some time. It won't happen today. No, that's fine. So the argument exactly जो आपने Zap वाली की ना, that is the argument जो कि OTT साइड से आ रही है. बट खैर मैं OTT से हटके मैं थोड़ा सा जनरल बात करता हूँ कि आपने ये तो बोल दिया कि यार हमने डिमांड साइड क्रिएट कर लिया, हमने सिर्फ उसकी मोनेटाइजेशन को फिगर आउट करना है. मोनेटाइजेशन वो डिफिकल्ट फिगर आउट है.
हाँ वो डिफिकल्ट है, दैट्स द सोल्यूशन दैट आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट। ऑलरेडी आपने शायद एक पोटेंशियल सोल्यूशन ये बोल दिया कि यार मैं पूरा शो दिखाऊं और मैं आखिरी एपिसोड जो है वो ला करके बोलूं कि यार या टीवी पे आएगा या मेरी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे आएगा और उसकी तुम मेंबरशिप ले लो और आखिरी एपिसोड देख लो आके। तो एटलीस्ट ये हो सकता है पोटेंशियली कि यार वो एक एपिसोड के लिए आए आके 200-400 रुपया दे, और अब उसके पास बाकी कैटलॉग मिल गई है तो वो उसमें आहिस्ता आहिस्ता वो आ सकता है। ठीक है, देर आर वेज टू जनरेट दैट बिहेवियर। एंड वी आर ऑन टू इट। ये नई चीज नहीं है, हमने ये 2017 में किया था। मेरे पास तो वो क्वेश्चन बहुत उसमें ये ना पुराना कि ड्रामा है। हाँ बट वो 8 साल हो गए और वो चीज़ मेन स्ट्रीम नहीं हो सकी ना। सो आई थिंक द रीजन, द सोल्यूशन दैट आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट हियर इज, इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से भी डिफरेंशिएट करूंगा। आपने थोड़ी देर पहले बोला, जब हमने बात की कि क्वालिटी की बात की या उसकी बात की, तो आपने कहा कि नो व्हाट द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इज ट्राइंग टू क्रिएट समथिंग फॉर एवरीबडी एंड रादर देन नीशिंग इट डाउन, which I agree with. But I also feel like while doing that, you end up creating a confusing product. And what I mean by that, let me explain. So, हमारे पास परवरिश भी है, अभी रिसेंटली एक ड्रामा आया है और आप लोगों के चैनल पे आया आई थिंक। और हमारे पास लेट्स से वो कभी मैं कभी तुम ही, कभी मैं कभी तुम, दोनों बड़े ह्यूजली पॉपुलर ड्रामाज। परवरिश ऑब्वियसली अगर मैं रॉ नंबर्स में देखूँ तो शायद उतना पॉपुलर ना हो, लेकिन इन टर्म्स ऑफ अ पर्टिकुलर सेगमेंट वो बहुत ज़्यादा वाइडली एक्लेम हुआ। दोनों को मैं कंपेयर करूंगा विद एन इंडियन ड्रामा कॉल्ड मिसमैच्ड। आई डोंट नो आपने उसको देखा है नहीं देखा। अगर उसकी पहली एपिसोड आप देखें ना, पहले 15 मिनट देखें और आप उस ड्रामा को देखें, और फिर आप परवरिश को देखें या मेरे पास तुम हो को देखें, कभी मैं कभी तुमको देखें, तो आपको एक ज़मीन आसमान का लिटरली फ़र्क नज़र आएगा। जिसमें कभी मैं कभी तुम वाज वेरी इंटरेस्टिंग। बिल्कुल आपने सही बात बोली कि मैं उस वक्त दुबई में था, मैं पाकिस्तान गया तो मेरा ड्राइवर भी वो देख रहा था, मेरा कुक भी वो देख रहा था, मैं पॉडकास्ट कर रहा था तो जो CEO आ रहा था वो भी वो देख रहा था। तो इट वाज क्रॉस कटिंग अ बंच ऑफ डिफरेंट क्लासेस, राइट? एंड आई लव्ड इट, आई सॉ इट, आई लव्ड इट, देयर वर लॉट ऑफ थीम्स दैट आई पर्सनली कुड कनेक्ट विद अ लॉट। बट व्हाइल दैट वाज ट्रू, उसके अंदर ना जो जो लोगों का मसला आता है ना, एक आम पढ़ा लिखा एजुकेटेड SEC भी पाकिस्तान में आता है और आके कहता है कि यू नो व्हाट, क्वालिटी ड्रामे की बुरी है। क्वालिटी बुरी नहीं है, बस मसला ये उसके टारगेटेड कुछ भी नहीं बन रहा। वो जब मेरे पास कभी मैं कभी तुम देखता है और उसमें जो है ना वो लड़का जो है वो गेम डेवलपमेंट करता है और वो एक रात में बैठ के कॉल ऑफ ड्यूटी लेवल गेम बना लेता है ना, तो वो 2 मिनट बैठ के कहता है यार ये क्या चूरा लग रहा है। अब आम आदमी के लिए वो बहुत मजे की चीज़ है कि ओ गेम बना ली उसने, सारा कुछ हो गया। बट फॉर एन एजुकेटेड ऑडियंस वो कह रहा है यार हम दुनिया किधर जा चुकी है, हम अभी तक इतने 2 नंबर तरीके से क्यों बेच रहे हैं। या परवरिश के अंदर बहुत सारी थीम्स मैंने इसमें ऐसी देखी जो कि आर अ बिट टू डम डाउन, कि इट वुड डेफिनेटली अपील टू द मैसेस, बट जो पढ़ा लिखा आदमी है जो कि थोड़ी डेप्थ चाह रहा है इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स, उसको वो नहीं मिल रही। अब मसला क्या है कि अगर मैं मेन स्ट्रीम टेलीविजन ड्रामा से एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो बहुत डेप्थ में जाएगा, तो भाई साफ सी बात है, द मिनट उसमें डेप्थ आएगी उसकी व्यूअरशिप सारी कंफ्यूज होकर निकल जाएगी। नेटफ्लिक्स ऑन द अदर हैंड, जो आपने बोला कि क्या आपके आम आदमी के पास पैसा है टू स्पेयर, आई वुड आर्ग्यू कि आम आदमी ने तो देना ही नहीं है पैसा आपको देना है पैडल खेलने वाली जो पाकिस्तानी यूथ KLI के अंदर बैठी हुई है ना धड़ाधड़, और 6-6 हज़ार रुपये पैडल के घंटे के दे रही है, वो 500,000 रुपया एक OTT का भी दे सकती है। डिफरेंस ये होगा कि समवन, नॉट द डिस्ट्रीब्यूटर, आपका ARY डिस्ट्रीब्यूशन भी है, आपकी ARY प्रोडक्शन भी है, समवन इन दी लेट्स से ARY प्रोडक्शन विल डिसाइड कि ओके आई विल क्रिएट वन पेट प्रोजेक्ट दैट विल नॉट गो ऑन माई ARY डिस्ट्रीब्यूशन। मेरा जो धंधा चल रहा है वो एज इट इज चलता रहेगा, मैं उसको नहीं स्विच करूँगा, बट मैं एक चीज़ एक बड़ी हाईली ऑप्टिमाइज्ड ऑडियंस के लिए मैं OTT पे बनाऊंगा, और वो ऐसी होगी कि उसको शायद दूसरी वाली चीज़ को 5 मिलियन लोग देखते हैं, इसको 50,000 देखते हैं, लेकिन इसका 50,000 रुपया देकर आके इसको देखेगा। और जब वो 1,000 रुपया देकर आके उसको देखेगा तो मेरी इसकी कॉस्ट पूरी हो जाएगी, और मैं इसके ऊपर पैसे नहीं बनाऊंगा, लेकिन मैं अपनी कॉस्ट पूरी करूँगा। जिस दिन मेरे पास वो कॉस्ट पूरी हुई, इंडिया में नेटफ्लिक्स के ऊपर इट वॉज कपल ऑफ शोज, सेक्रेड गेम्स था, वो एक लिटिल थिंग्स था, इस तरह के 2-3 शोज थे डिफरेंट अक्रॉस डिफरेंट जॉनरास, जो कि डिसरप्टिव थे, जिन्होंने आके उस टाइम के ऊपर उन्होंने ये नहीं किया कि बहुत ज़्यादा पैसा बना लिया, बट दे शोड यू दी पॉसिबिलिटी। इंडिया का भी कंटेंट जो मेन स्ट्रीम बॉलीवुड वर्सेस नेटफ्लिक्स इस ज़मीन आसमान का फ़र्क, बट दैट्स बिकॉज सेगमेंटेड फ़र्क है। मेरा मसला ये आ रहा है कि जो डिफरेंट सेगमेंट है ना SEC उसके लिए कंटेंट बनाया नहीं जा रहा। पैसा सिर्फ वो सेगमेंट दे सकता है, कंटेंट COD के लिए बनाया जाता है, वो एडवर्टाइजिंग बेस्ड कंज्यूमर है। और उस कन्फ्यूजन में क्योंकि कोई इस वक्त नीश बेस्ड काम करने के लिए रेडी नहीं है, एवरीबडी वांट्स द कि मेरे पास जो ब्रैगिंग राइट्स हों कि मेरी 1 बिलियन व्यूज़ आए हैं,
और उस 1 बिलियन के ऊपर एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू बिल्कुल फारग है, लेकिन वो क्वालिटेटिवली मैं नहीं कह रहा कि एक प्रोडक्ट इज बेटर देन द अदर, बट आई एम सेइंग देयर इज अ रिक्वायरमेंट। जहाँ जिस इंडस्ट्री के पास ऑल्टो बिक रही है उसमें, या जिसके पास टेक्नो मोबाइल बिक रहा है उसमें आईफोन की भी कंज्यूमर एग्जिस्ट करता है। इस वक्त आईफोन बिल्कुल इग्नोर हुआ है। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अच्छा, to an extent, I totally agree with your solution, and you're saying all the right things, but कुछ चीज़ें हमें understand करनी पड़ेंगी. When you give a reference of two of the dramas which have been pretty big in recent past, कभी मैं कभी तुम और परवरिश तो अभी ख़त्म हुआ है, कभी मैं कभी तुम लास्ट ईयर था, both were equally hit in all segments of the society. सो अगर आप बोलें, हमें ये फीडबैक आया कि जी देखिए इस तरह के ड्रामे बनाएं, तो हमने कहा यार हम इस तरह के ड्रामे ही बना रहे हैं पिछले 20 साल से, हमने कोई 25 साल से और डिफरेंट ड्रामे नहीं बनाए. कुछ लोगों को जिस लाइक यू सेड कि वो गेमिंग बनाने का कितना आसान दिखा दिया, वो कर दिया. द थिंग इज कि इट्स अ नरेटिव. स्टोरी क्या है? मैं कभी तुम के प्रीमियर पे था जो लास्ट एपिसोड सिनेमा में दिखाई जा रही थी, एंड वन ऑफ आवर पीआर हेड she came and she said, JJ, I'm so happy that आपने इतना डिफरेंट ड्रामा बनाया है, एंड ARY has taken the lead, and हम अल्लाह का शुक्र है सास बहू के ड्रामे से निकले. And I looked at it, मैंने कहा have you seen the drama? It has all the सास बहू का एलिमेंट. क्या बात कर रहे हो? ठीक है. थिंग क्या है, नरेटिव का स्टाइल चेंज होता है, आपकी अप्रोच चेंज होती है, आपकी स्टोरीज के अंदर वो सेटिंग चेंज होती है, स्टोरीज सेम रहती है. आपका परवरिश जो है वो इस तरह के, हम लोग ही कोई 50 ड्रामे पहले बना चुके होंगे. इससे पिछले साल पहले हमने औलाद के नाम से ड्रामा बनाया था. फर्क ये था कि उसमें बच्चों की जो एज थी वो 20s अर्ली 30s के अंदर थी. इसमें बच्चा स्कूल गोइंग था, ओ लेवल्स के ए लेवल्स के स्टूडेंट दिखाई दे रहे थे. तो फर्क इन्वायरमेंट का था, लोगों को समझ आया. एक चेंज आई है व्हेन विच इज देयर कि पाकिस्तानी के जो ड्रामे हैं नाउ दे हैव बिकम कूल अगेन. नाउ व्हाट वी अल्हम्दुलिल्लाह एज इंडस्ट्री, एंड इसमें आई थिंक ARY का बहुत बड़ा हाथ है, वी हैव पेनिट्रेटेड बैक इनटू दीज सेगमेंट्स. सो अब जेन जी भी देख रही है हमारे ड्रामे, दे आर वॉचिंग ऑल द ड्रामाज, नॉट जस्ट वो. अच्छा, एक बात है ना, कभी भी हर ड्रामा हिट नहीं होता, हर कंटेंट हिट नहीं होगा, वरना दुनिया में कभी कोई फ्लॉप बनता ही नहीं. सबके पास कोई ना कोई ड्रामा है जो अच्छा जाएगा, कोई बुरा जाएगा. जो अच्छा जाता है, सिमिलरली इट्स नॉट दैट कि वी आर नॉट मेकिंग ड्रामाज और कंटेंट विच इज टारगेटेड टू अ पर्टिकुलर नीश. वी आर, बट व्हाट हैपेंस इज पीपल डोंट लाइक इट, एंड उसकी आवाज नहीं निकलती बिकॉज उनको समझ नहीं आया. एक तो शायद उतना अच्छा हिट नहीं हुआ, बट एट द सेम टाइम अच्छा, maybe the flaw here is that if you're creating, so if you target me and run it on your conventional network, I will probably so not that's go to what that I was saying कि once these हमारी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स वगैरह जब इवॉल्व होंगे, तो you will come to the channel, you will go there and you'll say okay ARY. अभी आप YouTube का एग्जांपल ले लो कि अगर आप आज YouTube पे जाओ और परवरिश देख रहे थे, कभी मैं कभी तुम देख रहे थे, और वहां पे स्क्रॉल करते हुए आपको एक और ड्रामा मिले जो आपको टारगेट करता है, सो ऑप्शन इज नाउ ऑलरेडी देयर. It's just that you have to get used to it, to scrolling and watching it. Because Netflix पे भी after इतनी बड़ी लाइब्रेरी के बाद भी I can't find anything good to watch. I watch everything, but I'm not getting. उनकी लाइब्रेरी मुझे लग रहा है monotonous हो गई है. And another example that you gave, इंडिया ने सेक्रेड गेम और 2-3 सीरीज बनाई, बट हैव यू सीन उसके बाद कोई 70-80 सीरीज इस तरह की है जो फ्लॉप हुई हैं. दे हैव बीन वर्स्ट. एंड नाउ व्हाट नेटफ्लिक्स इज डूइंग, कॉमेडी नाइट विद कपिल दिखा रहा है भाई. These guys have also gone to that level because they want audience. तो उन्होंने कौन सा कंटेंट उठाया जो कि इंडिया का सबसे ज्यादा मास कंटेंट था, and that content is not targeted towards you for sure. But no, absolutely. But the difference here was कि देखिए हर प्रोडक्ट की ना एक लाइफ साइकिल होता है ना, प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल होता है. आपको मिल रहा है. So the thing is, first thing is you bring the people down to your platform and then give them options. So it's like when you go into a restaurant and you say, what do you want to eat? तो हम कहते हैं, जिसको हम होते हैं, हम कहते हैं जी दाल चावल रोज खाते हैं, सुशी वो एक दिन खाते हैं. पाकिस्तानियों का टेस्ट नहीं है सुशी, बट एक सर्टेन सेगमेंट जिसकी आप बात कर रहे हो वो सुशी खाती है, बट आप भी रोज नहीं खाओगे. यू आर नॉट जापानीज, उनकी खाने में रोज है. सो हमें उसको पूरा प्लेटर, अपना मेन्यू हमारे पास पूरा है, हम दे रहे हैं.
slowly get people are getting used to it. जब हम ट्रीटमेंट जरा ज्यादा चेंज करते हैं ना, एकदम हम साशिमी पे आ जाते हैं, तो लोग कहते हैं व्हाई आर यू डूइंग दिस, ये हमारा कल्चर नहीं है, आप साशिमी खिला रहे हैं. तो हमें वही वाला आस्ते मसला आस्ते गेटिंग यूज्ड टू देम. पॉइंट पता है क्या है? आई थिंक जो कॉन्फ्लिक्ट है ना वो इसके ऊपर है कि जुमा बाजार में साशिमी खिलाएंगे ना तो जुमा बाजार वाला आपको गालियां देगा, ठीक है. मैरियड में साशिमी खिलाएंगे तो मैरियड वाला, अच्छा मैरियड में जा करके ना आप देख पलाव निकालना शुरू कर देंगे तो लोग कहेंगे ये क्या चल रहा है. आई थिंक द कॉन्फ्लिक्ट हियर इज दैट पीपल आर नॉट रियलाइजिंग परवरिश एज अ ड्रामा इज़ फॉर यूट्यूब. आई एग्री. मैं आपका इस बात तक मैं पहुंच चुका हूं कि यार यूट्यूब पे आप क्यों पहुंचे, किस ऑडियंस के लिए पहुंचे, उस ऑडियंस को आप अपग्रेड कर रहे हैं. उसी को मैं कोरिलेट करूंगा विद नेटफ्लिक्स के. नेटफ्लिक्स की जब भी एक प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल होता है उसमें पहले अर्ली अडॉप्टर आता है, उसमें पहले वो वाला बंदा आता है जो कि सबसे ज़्यादा पैसे दे सकता है, जो कि कंफर्ट उस पर होता है, तो कंटेंट या प्रोडक्ट भी उसके फोकस्ड बनेगी. उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता एक पॉइंट आया जब मेन स्ट्रीम हो गया, और आज जब कपिल वाला शो आया है इंडिया में तो उनको पता है कि अब हम उस मेच्योरिटी पे पहुंच चुके हैं कि अब मैसेज भी नेटफ्लिक्स पे आ सकती हैं, तो मैं उनके लिए वो प्रोडक्ट निकाल रहा हूँ. मेरा मसला ये है कि पाकिस्तान में बिकॉज सोशियो इकोनॉमिक क्लास ए बी के लिए, मैं अगर आज बैठा सूट्स देखता था या मैं जो भी इंटरनेशनल ड्रामास देख रहा था, पैसे मैं दे सकता हूँ. सो अगर OTT प्लेटफॉर्म ने पाकिस्तान में कामयाब होना है तो पैसे देने वाली जो इस्तेताअत है वो मेरे पास है, या ओवरसीज़ पाकिस्तानी के पास है, या SEC-AB के पास है. कंटेंट SEC-COD के लिए बन रहा है, तो देयर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट हेयर. इस वक्त अर्ली स्टेज के अंदर यू नीड अ सर्टन लेवल ऑफ डिसरप्शन इन कंटेंट. अगर आप मेरे जैसा कंटेंट टीवी या यूट्यूब पे डालेंगे वो फेल होगा, बिकॉज वो एडवर्टाइजिंग पे फेल होगा, वो पैसे पूरे नहीं करेगा. अच्छा, आई थिंक इसका उसको सोल्यूशन payment है. चाहिए. और सोल्यूशन क्या है कि जब ये प्लेटफॉर्म्स ये जितनी है इस पे आपकी ज्यादा ऑडियंस आना शुरू हो जाएगी, स्लोली ग्रो करेगी, एंड फिर उसके अंदर आप भी होंगे. सर वो ऑडियंस आएगी कैसे? मसला ये है ना, वो ऑडियंस अच्छा नहीं आ रही है. देखो मैं ब्रेक कह रहा हूँ कि आ रही है और आ चुकी है. बिकॉज व्हेन यू से कि मेरे जैसा आदमी कभी तुम भी देख रहा है और परवरिश भी देख रहा है. सो इट्स कमिंग. आई एम नॉट सेइंग कि ये 100% है, और उनके लिए कंटेंट बनेगा और बन रहा है, ये नहीं कि नहीं बन रहा. बट अभी शायद उसके पास वो नहीं है, तो इन मे बी 2 years वी विल बी हैविंग अ डिफरेंट आर्ग्यूमेंट ऑल टुगेदर. बिकॉज 5 साल पहले अगर जाके देखो ना तो यूट्यूब एग्जिस्ट ही नहीं करता था, उसका नंबर्स ही नहीं थे. आज नंबर्स बड़े डिफरेंट है. सो 2 साल में ये चेंज आ जाएगी. मुझे क्विकली ज़रा बताइएगा, मैंने इसको पर टाइम लगाना था, बट फिल्म्स की कैटेगरी वो भी आप लोग देख रहे हैं, नेटवर्क के अंदर ही आ रही है. जी बिल्कुल. इज दैट प्रॉफिटेबल इन पाकिस्तान? आपने थोड़ी देर पहले यू अलूडेड टू द फैक्ट कि पाकिस्तान में वो कल्चर डेवलप नहीं हो सका फिल्म मेकिंग का, फिल्म व्यूइंग का, तो उसमें प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा नहीं है. अच्छा, फिल्म तो इस वक्त वो है कि इट्स अ पैशन प्रोजेक्ट, खफ्तियों का प्रोजेक्ट है, जिसको पैसा लगाना है फिल्म में, वो सोच के लगाना है कि दिस इज समथिंग आई एम डूइंग फॉर माई सेल्फ और फॉर द लव ऑफ द आर्ट, कि मैंने फिल्म बनानी है बिकॉज फिल्म बन रही है. पैसे से रिटर्न आएंगे नहीं आएंगे. बिकॉज अभी इफ आई गो टू अ इन्वेस्टर एंड से आई एम मेकिंग अ मूवी, हमारे पास ये मूवी में इन्वेस्ट करो, तो उसको जो बिजनेस मॉडल प्रेजेंट करना है ना, वो बनता ही नहीं है. क्योंकि सिर्फ 100 स्क्रीन्स के ऊपर आपने बिजनेस मॉडल बेस करना है, वो बन ही नहीं सकता. कितने दिन चलाओगे? दुनिया में 15 डेज के अंदर आपकी मूवी हट जाती है, चाहे जितनी बड़ी हो, जितनी अच्छी हो. पाकिस्तान में हमें 3 महीने चलानी पड़ती है टू मेक श्योर, और वो अगर हिट हो गई तो. सो फॉर अस, अगर आपके पास आज पाकिस्तान में 2000 स्क्रीन्स हों तो ऑटोमेटिकली फिल्म बिजनेस बूम करना शुरू कर देगा. फ्रॉम 5-10 स्क्रीन्स इन 2015 वी वेंट अप टू 125-150 स्क्रीन्स. अब वापस वो स्क्रीन्स बंद होना शुरू हो गई हैं. क्वालिटी ऑफ सिनेमा इज गोइंग डाउन. सो ऑब्वियसली वी आर मेकिंग मूवीज. ARY इज द ओनली आई थिंक नेटवर्क इन द कंट्री जो अब भी इन्वेस्ट कर रहा है, और वो सिर्फ पैशन के लिए कर रहा है, वो सिर्फ फॉर द लव ऑफ आर्ट कर रहा है, वो कि हमें पाकिस्तानी सिनेमा को सर्वाइव कराना है, उसको लाइव रखना है. अदरवाइज तो आई डोंट थिंक सो कि एज अ व्हेन CEO आई हैव टू थिंक, तो मैं आगे सलमान भाई को जाके ये नहीं बोल सकता सलमान भाई इसमें पैसे लगा दें बिकॉज इसमें रिकवरी बहुत अच्छी होनी है, इसका ROI होगा वो 40% होगा और 400% होगा. मैं कहता हूँ 0% हो सकता है और 100% लॉस भी हो सकता है, बिकॉज वी डोंट नो. राइट. जो आपका ड्रामा है उसकी अगर क्विक इकोनॉमिक्स कोई वो हो कि ऑन एवरेज पाकिस्तानी ड्रामों की क्या कॉस्ट होती है और किस तरह से ये चल रहे होते हैं रिटर्न्स वाइज?
आई थिंक वी ऑलरेडी डिस्कस कि एक पाकिस्तान का एवरेज ड्रामा जो है वो 28 लाख रुपए का 30 लाख रुपए का बनता है ऑन एवरेज। सारी एपिसोड्स अच्छा, मिलाकर नहीं पर पर एपिसोड? एपिसोड, पर पर एपिसोड, एपिसोड, ओके। ठीक है। दैट्स हाउ मच इन डॉलर्स? $10,000, $10,000, $11,000। $11,000 नहीं, $10,000 हो गया। तो अगर हाँ। $10,000 में बनता है, एंड दिस इज अ गुड क्वालिटी आई एम टॉकिंग अबाउट, एन एवरेज गुड क्वालिटी ड्रामा वुड कम अराउंड दैट मच। सारा रिटर्न जो आता है वो आइदर थ्रू लीनियर चैनल के ऊपर एड सेल से आएगा या आपका यूट्यूब के ऊपर एड सेल से आएगा। देयर इज नो अदर। और उसके ऊपर ड्रामा पे लॉसेस होते हैं? ड्रामे पे लॉसेस डेफिनेटली होते हैं, क्योंकि जब आपका ड्रामा नहीं चलता तो उसकी हर तरफ से जब व्यूअरशिप डाउन होती है तो उसमें ऐड भी कम आती है, यूट्यूब पे भी ऐड कम आती है, ऑटोमेटिकली इट्स को रिलेटेड। हायर Right, नंबर्स makes यू गेट, हायर व्यूअरशिप यू गेट। तो जो शुरू में हमने बात की थी, वी आर सेलिंग इन द बिजनेस ऑफ गिविंग व्यूअरशिप। राइट। इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो कि ग्लोबली एग्जिस्ट करते हैं, एक आपके सोप्स हैं, जिसमें आपने इनिशियली बोला कि उसमें भी डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, सीजनल हैं बहुत सारे, सीजन 1 2 3 4 5 आते रहते हैं। पाकिस्तान में I don't know, I'm not again, I'm not probably not targeted, but my understanding is there are no soaps, and there are also no seasonal dramas. मैं थोड़ा एपिसोड्स में कंफ्यूज होता हूँ। कभी मैंने 13 वाला भी देखा है, 26 भी देखा है, 40 भी देखा है, वो रैंडम होता है। जिस तरह बाहर तो था ना पाकिस्तान में, व्हाट्स द मॉडलिंग एंड व्हाई डिड वी नॉट सी लाइक सीजनल ड्रामास के यार एक सक्सेसफुल लेट्स से मेरे कभी मैं कभी तुम का हम उनके अब थोड़े से बच्चे क्यों नहीं देख सकते सीजन 2 के अंदर, और हम आगे क्यों नहीं उस यूनिवर्स को लेकर जा सकते, बिकॉज इतनी वाइडली लव्ड। वो हम क्या कर रहे हैं, हम कैरेक्टर्स के साथ एसोसिएशंस बना रहे हैं, उसके साथ एक इमोशनल अटैचमेंट बनाते हैं, और फिर हम कहते हैं थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, राइट? व्हाई कांट वी सी लाइक द कैरेक्टर्स देन दैट यूनिवर्स एक्सपैंडिंग जनरली? ओके, जस्ट ट्राइंग टू सी कौन से बात को आपका आंसर पहले देना है। अच्छा, जो यूनिवर्स नहीं बना रहे, आई थिंक हम लोग यूनिवर्स बनाते हैं, वो होता है। देयर हैव बीन प्रोजेक्ट्स जिनके सीक्वल्स आए हैं। तो बेबी बाजी ड्रामा था, वो सीजन 1 आया, उसकी कोई 80-85 एपिसोड थी। उसके बाद सीजन 2 आया, उसकी 85 एपिसोड थी। सो इट्स नॉट दैट कि ऐसा नहीं हो रहा, एंड इट्स नॉट जस्ट वन प्रोजेक्ट, देयर हैव बीन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, और हर नेटवर्क के पास सीरीज बनी है। बट हमारे यहाँ जनरली पीपल प्रेफर शॉर्ट स्टोरीज। अच्छा, अब 13 एपिसोड नहीं होता, अब देयर आर 2 फॉर्मेट्स दैट वी आर वर्किंग ऑन। सोप को समहाउ हमने पाकिस्तान के अंदर ना लो प्रोफाइल कर दिया। सो वी स्टार्टेड क्रिबिंग अबाउट सोप फॉर्मेट, कि सोप कोई नेगेटिव है, कोई हल्की चीज है, जबकि सोप दुनिया भर में चलता है, एंड इट्स अ वेरी बिग थिंग, इट्स नॉट स्मॉल थिंग। तो सोप का वर्ड चेंज होके अब हो चुका है इट्स अ लॉन्ग सीरियल। सो लॉन्ग सीरियल हमारे मुल्क में 80 to 100 एपिसोड्स की होती है ऑन एवरेज, और जो लॉन्ग शॉर्ट सीरियल है वो अराउंड 26 एपिसोड टू 40 एपिसोड्स होता है। सो वी हैव सोप फॉर्मेट। सोप क्या होता है, स्टोरी स्लो मूव करती है बट इवेंट ज्यादा होते हैं, और जो आपका शॉर्ट सीरियल होता है उसके अंदर स्टोरी बहुत फास्ट प्रोग्रेस करती है। सो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन। तो जब आपके यहाँ ड्रामा बनाया जाता है तो आइसोलेशन में बनाया जाता है, बिकॉज उसको ही हमें कंप्लीट करना होता है। इंटरनेशनली जब आप सीजन देखते हैं तो उसका अंदर कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपको पहले से पिच किया जाता है कि सीजन 1 होगा, आपकी वहां पे पहली एपिसोड आती है और उस चीज पे डिसाइड होता है कि आगे जाना है या नहीं जाना है। तो वहां पायलट के लिए बहुत पैसे मिलते हैं, इतने पैसे मिल जाते हैं पायलट के कि हमारे यहाँ पे 5 से 6 सीरियल बन जाए। सो हमारे पास अगेन इकोनॉमीज ऑफ स्केल, तो पहले 13 एपिसोड होते थे, फिर वो 20 हुए, बिकॉज इकोनॉमीज ऑफ स्केल के लिए हमें वी हैड टू इंक्रीज द नंबर ऑफ एपिसोड्स। अब 36 एपिसोड इन एवरेज हो गया, क्योंकि अगर 36 एपिसोड हम नहीं बनाएंगे तो आपके जो वाइबिलिटी है उसकी व्यूअरशिप का आरओआई नहीं आएगा। बिल्कुल। सो वो इकोनॉमिक थिंग, इफ यू हैव द बिजनेस मॉडलिंग डन, तो वो फिर एक्सपेंशन इन अदर फॉर्मेट्स ऑटोमेटिकली आ जाएगी। बिल्कुल, मेक सेंस। जर्जीज भाई, यहाँ पे मैं इसको रैप अप करता हूँ, ऑलमोस्ट एट द 2 hour मार्क। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक क्वेश्चन है जनरली मैं सबसे पूछता हूँ, आई लव फॉर योर ओपिनियन ऑन दैट एज वेल। पर्टिकुलरली कॉन्टेक्स्ट इसमें यह है कि आपने, चूंकि आप जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उसकी अपनी एवोल्यूशन बहुत ज़्यादा हुई है, एंड जनरली आई कैन सी दैट यूर अ कॉशियस येट ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, एंड सो आपका ना वो ये है कि यार स्पीड पे हम आर्ग्यू कर सकते हैं, बट डायरेक्शन एक पर्टिकुलर है। जिन लोगों ने एवोल्यूशनरी इंडस्ट्रीज में जनरली काम किया ना, दे हैव अ वेरी बेटर वे, बेटर अपॉर्चुनिटी टू प्रोजेक्ट द फ्यूचर।
क्योंकि जो बंदा कन्वेंशनल इंडस्ट्री में होता है, कन्वेंशनल एनवायरनमेंट में होता है, उसको लगता है कि बस दुनिया ऐसी है, ऐसी रहेगी, क्योंकि कुछ नहीं बदला। अब आपके इर्द गिर्द अगर चीज़ें बदली हैं तो यू जनरली हैव अ हायर एपेटाइट फॉर रिस्क्स एंड ऑप्टिमिज्म एज वेल। उस कॉन्टेक्स्ट को मद्देनजर रखते हुए आई लव टू नो योर ओपिनियन और व्हाट पाकिस्तान वुड लुक लाइक 25 years from now। इसमें आपने इफ्स एंड बट्स नहीं डालने के, इफ द गवर्नमेंट डज दिस और इफ द पीपल डू दिस। आई वांट यू टू टेक वट एवर यू सी टुडे, extrapolate that to 25 years and give me a visual imagery of how you imagine 2050 ka Pakistan. What would that look like? अच्छा, आई थिंक द वे थिंग्स आर प्रोग्रेसिंग एंड जितनी फास्ट चेंजेस आ रही हैं, आई कांट इमेजिन 2050 राइट नाउ। अगले 5-10 साल इज इमेजिन वो हुआ है, बिकॉज अगर टू स्टार्ट विद, इफ आई लुक एट आर इंडस्ट्री, द इंडस्ट्री आई एम इन, I am really optimistic, but at the same time, yes, I am scared with AI, what's happening, how our industry will be affected, because बहुत सारी चीज़ों में change आएगी. So maybe in next 5 years, the entire dynamics will change of our industry in Pakistan, and we जो अभी तक हम अपने इंटरनेशनल अरीना के अंदर हमने अपना नाम उस तरह नहीं बना सके, शायद वो बना लें, because the canvas is in our reach now. एंड थिंग्स आर चेंजिंग, एंड अब वो बच्चों के हाथ में जो हमारे हाथ में नहीं था, शायद उन बच्चों के हाथ में आ गया है, एंड दे कैन प्रोग्रेस ऑन दिस। लुकिंग एट पाकिस्तान, आई थिंक वी आर अ पावर हाउस, हमारे पास बहुत टैलेंट है एंड बहुत चीज़ें हो रही हैं, एंड आई होप दैट थिंग्स विल कंटिन्यू, वी विल बी वन ऑफ द टॉप 5 इन द वर्ल्ड, yes, provided things go as we hope them to go. There is always the caveat of provided. Ajit bhai, thank you so much. यहाँ पर मैं इसको wrap up करता हूँ. I do appreciate you taking the time out and sharing all that insight. I think I do love the fact कि in all of it you have a certain optimistic वो to it. Personally मेरा यही opinion है कि होना तो है, अब क्वेश्चन ये है कि क्या आप उसको स्पीड अप करते हैं या आप उसको रोकने की कोशिश करते हैं। होना है एट द एंड ऑफ द डे। आप जितना भी उसको कहें ना कि यार ये जो एवोल्यूशन है ये अच्छी है बुरी है, इसको नहीं होना चाहिए, तो वो मैक्सिमम उसको थोड़ा सा स्लो डाउन कर लेगी, बट आउटकम वही है। एंड आई रियली लाइक दैट डायरेक्शन दैट यू हैड एज वेल। एक चीज़ मैं यही कहूँगा, बार बार कंज्यूमर्स जो हमें सुन रहे हैं, मेरा जो इसमें एक पर्पस भी था, आई रियली होप दैट पीपल वर एबल टू अंडरस्टैंड के मीडिया के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स आर entirely driven by economics. If you have opinions on the philosophy, on the social aspect of कि अच्छा है बुरा है, सास बहू है नहीं है, that is a problem because of economics. Unless consumers begin to pay for things, unless they create the right economic incentives, तब तक ये सारी की सारी बातें जो है ना, ये बस है भाई, ये करने के लिए, ड्राइंग रूम में करने के लिए अच्छी हैं, उसका कोई लॉजिकल आउटकम हो नहीं सकता। आई थिंक जो वन रियली अगेन ऑप्टिमिस्टिक थिंग है जिसके ऊपर बहुत फियर मॉन्गरिंग हो रही है, वो जी एज ऑफ AI के अंदर सब तबाह हो जाएगा, सब डिस्टर्ब हो जाएगा। द वे दैट आई सी ऑल ऑफ इट इज देयर इज अ डिफ्लेशन हैपनिंग इन द मीडिया इंडस्ट्री, द सेम एज इट हैपेंड इन द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री अ कपल ऑफ डेकेड्स अगो। एंड व्हाट दैट डज इज, जब हमारी पूरी डिस्कशन ही इस चीज़ के ऊपर है कि इकोनॉमिक्स आउट हैं, कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, तो उसमें अच्छी चीज़ किस तरह बनाएं, जब डिफ्लेशन आएगी तो उसके अंदर एक्सपेरिमेंटेशन की अपॉर्चुनिटी आएगी कि यार मैं लोअर कॉस्ट के अंदर चीज़ों में एक्सपेरिमेंट करूँगा, और जब मैं एक्सपेरिमेंट करूँगा तो मैं एपेटाइट बिल्ड करूँगा, एंड देन अ लॉट ऑफ न्यू इंटरेस्टिंग इनोवेटिव बिजनेसेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ विल पॉप इन। सो मेरे हिसाब से इट्स एक्साइटिंग टाइम्स इन द नेक्स्ट 5 years. It's an opportunity to disrupt, it's an opportunity to explore and expand the horizon of what is possible. But nonetheless, यहाँ पर मैं इस conversation ख़त्म करता हूँ। जजीज भाई, thank you so much for taking the time out and sharing all that insight. Thank you very much for inviting me. And for all of you guys, let me know in the comment section below what are your thoughts on the state of Pakistan's media today. क्या आप ड्रामे देख रहे हैं? Generally हम ड्रामों के बारे में बात करते हैं because both dramas have been made cool. Dramas are making superstars, but also I think, in my opinion, dramas actually are one product from Pakistan. Music is another, but dramas are particularly one product from Pakistan that have an incredible opportunity to go global. We've seen that with Korea. They've been able to take that one product and have created an incredible global soft power out of it. Pakistan के पास वो opportunity है. वो किस तरह evolve करती है वो देखना है. But do you watch dramas? If not, why not? If yes, what do you like about them? OTT platforms के बारे में क्या आपके opinions हैं? कोई अच्छा platform finally आया है, नहीं आया? Let me know in the comment section below. But nonetheless, this was Saeed Muzammil Hassan Zaidi. You're watching Thought Behind Things. Thank you so much for watching, and I'll see you in the next one.